So I'll start by giving a brief introduction about myself. So my name is Abhishek Chaudhary. I have secured All India Rank 64 in 2024 CSC examination. This was my fourth attempt and the second interview. I had optional of anthropology and I belong to Agra and I have done my preparation for my home only. So this is just a brief introduction about myself. अभी मैं आपको अपनी जर्नी के बारे में बताऊं तो जैसे मैंने बताया इट वाज माय फोर्थ अटेम्प्ट सो आई स्टार्टेड माय प्रिपरेशन इन 2020 so prior to that I'm a civil engineer so I was working with two of the well known construction uh, companies. The first one was Shapurji and Palunji. I worked there for 2 years as a planning engineer. उसके बाद मैंने टाटा प्रोजेक्ट्स लिमिटेड में करीब 2 साल काम किया एज अ प्लानिंग मैनेजर एंड इन 2020 आई डिसाइडेड टू embark this journey of UPSC and I resigned from my job. Since then, I was preparing for UPSC. In the preparation period, in the meantime, I also had a brief period wherein I was teaching the UPSC aspirants in local coaching in Agra itself. So in 2021, I gave my first attempt. I could not clear the prelims, so it was first setback that the UPSC gave me. Then in 2022, I again wrote the exam and I could clear the prelims but could not uh, sail through the mains. After that, in the third attempt, it was in 2023, uh, I cleared prelims, cleared mains, but could not clear the interview. I was short of around 50 marks in the final merit list. And in this attempt, I was able to clear the prelims, mains, and interview, and I secured 64th rank. And I have been given this opportunity to share my strategy with you. तो मैं briefly कुछ questions हैं मेरे पास जो most aspirants के doubts होते हैं वो क्वेश्चंस को मैं आंसर करूंगा उसके बाद हम लोग जो भी आपके क्वेश्चंस होंगे उसको उस पर आंसर देने की कोशिश करूंगा मैं तो जो सिलेक्शन जब मेरा हुआ था द रिजल्ट केम ऑन 22nd ऑफ अप्रैल तो इसका रिजल्ट का पता मेरा एक छोटा भाई है उसने मुझे कॉल करके बताया था कि देयर इज अ लिस्ट इन विच माय नेम is there at the 64th number, that is my rank is 64, but he was not sure that whether the PDF is fake or original. वो PDF काफ़ी fake PDF वहाँ पे लोग अपलोड कर देते हैं तो उस वजह से हम लोग भी श्योर नहीं थे क्योंकि उससे पहले भी एक फेक PDF आई थी उसमें मेरी रैंक 83 थी तो श्योर नहीं थे लेकिन उसके बाद यूपीएससी की ऑफिशियल वेबसाइट पे जो PDF हमने डाउनलोड करके देखी थी तो उसमें 64 रैंक थी तो हम लोग सोचते हैं कि हमारा रिजल्ट आ जाएगा तो हम लोग बहुत खुशी मनाएंगे हंसेंगे नाचेंगे गाएंगे लेकिन जब रैंक आ जाती है उस मोमेंट पे देर इज नथिंग देर इज टोटल साइलेंस विद इन यू एंड आप इमोशनलेस हो जाते हो आपके पास इमोशंस नहीं रहते बिकॉज दिस जर्नी इज सो इट इज अ मैराथन और ये इतना हम्बल कर देती है आपको कि आपको जब आपका रिजल्ट आ भी जाता है जो आपको चाहिए होता है उसके बाद आपको यू आर जस्ट यू बिकम मोर हम्बल यू आर ऑब्लाइज्ड और ग्रेटफुल टू गॉड कि आपको जो चाहिए था वो आपको मिल गया जो खुशी होती है वो एक दो दिन बाद आती है जब आप रात को सो जाते हो सुबह उठते हो वो मतलब वो सपना नहीं था जो अगले पिछले दिन मैंने देखा कि मेरी 64 रैंक आई है वो एक्चुअल में हुआ है और मैं आज उठा हूँ तो मेरी रैंक 64 है वो फीलिंग फिर आने लगती है फिर दूसरे तीसरे दिन जब ज्यादा लोग घर पे आते हैं और सम्मान के लिए बुलाते हैं सम्मान करते हैं तो उस टाइम पे आपको बिलीव मतलब एक रियलाइजेशन होता है कि यस यू हैव अचीव्ड अ सर्टेन रैंक एंड यू आर गोइंग टू बिकम एन आईएएस ऑफिसर तो जो वो फीलिंग होती है वो कुछ दिनों बाद आती है खुशी की फीलिंग लेकिन एक जो परिवार के लोगों के चेहरे पे जो मुस्कुराहट होती है जो खुशी होती है वो जिस तरीके से इस खुशी को बांटते हैं और दूसरे लोग भी आसपास के आपके रिश्तेदार हो गए आपके आस पड़ोसी हो गए वो सब जो आपको बिलीव कराते फील कराते हैं उससे आपको जरूर खुशी मिलती है तो ऐसा मुझे मतलब जब रिजल्ट आया तब मुझे फील हुआ था और मैं अपनी सक्सेस का क्रेडिट अगर पूछे तो मैं अपने परिवार को दूंगा क्योंकि
ये जो जर्नी है इट इज़ नॉट सोल जर्नी, एक अकेले इंसान की जर्नी नहीं है। इसमें परिवार का भी उतना ही सहयोग रहता है, क्योंकि 4 साल, साढ़े 4 साल तक आपको अटेम्प्ट पे अटेम्प्ट देने पड़ जाते हैं। तो उसमें बिना परिवार की सपोर्ट के यू कांट आप नहीं कर सकते हैं, क्योंकि उसमें एक एक सिंगल आदमी प्रिपरेशन नहीं करता है। आपके मदर, आपके फादर, आपके सिस्टर्स, आपके भाई, उन सबका कुछ ना कुछ योगदान रहता है। Whether it is mental strength which they provide, emotional support which they provide, also एक अच्छे दोस्तों का भी काफी रोल रहता है इसमें। ठीक है, अभी मैं प्रीलिम्स की मतलब स्ट्रेटेजी पे चलते हैं। हम लोग प्रीलिम्स की स्ट्रेटेजी के बारे में बात करते हैं। तो पहला है जीएस। जीएस की स्ट्रेटेजी के बारे में बात करते हैं। तो जीएस में प्रीलिम्स का जो सिलेबस है यूपीएससी ने जो दिया है, इट इज़ वेरी, इट इज़ नॉट दैट डिटेल्ड। वो इतना डिटेल्ड नहीं है। दे हैव जस्ट रिटन फ्यू सेंटेंसेज अबाउट दी सब्जेक्ट। तो इसमें क्या करना है हमें कि वी हैव टू प्लान बैकवर्ड। प्रीलिम्स में 100 क्वेश्चन आते हैं, तो वो 100 क्वेश्चंस हमें सॉल्व करने हैं और हमें 100 के आसपास मार्क्स लाने हैं, जिससे कि वी विल बिकम श्योर दैट वी विल बी राइटिंग मेंस। 100 के आसपास आपके मार्क्स आ गए, क्योंकि कट ऑफ कितनी जा रही है, 80, 85, 90, 200 में से। तो अब उतने मार्क्स लाने के लिए यू नीड टू बी श्योर दैट यू आर एबल टू सॉल्व एटलीस्ट 35 टू 40 क्वेश्चन विद 100% स्ट्राइक रेट। मतलब कि आपने अगर 40 क्वेश्चन जो आपके एकदम कोर स्टैटिक सब्जेक्ट से आ रहे हैं, वो आपके पक्के सही होने चाहिए। वो ऐसे क्वेश्चन है जो आप गलत नहीं कर सकते, जो कि सब लोग सही करने वाले हैं, तो उस पर तो आप गलत नहीं जा सकते। तो उनको सही करने के लिए क्या है कि आपको जो बेसिक स्टैटिक सब्जेक्ट्स हैं, जैसे कि पॉलिटी, ज्योग्राफी, मॉडर्न हिस्ट्री, इन्वायरमेंट, एग्रीकल्चर, इंटरनेशनल रिलेशंस के जो कुछ क्वेश्चंस हैं, बॉडीज के, कमीशंस के, वो सब क्वेश्चंस हो गए। और साइंस एंड टेक के इजी क्वेश्चंस, ये क्वेश्चंस आप गलत नहीं कर सकते हो। ये टॉपिक्स ऐसे हैं जो कि आपको राइट करने ही पड़ेंगे। ये क्वेश्चन आपके करीब 35-40 क्वेश्चन हो जाएंगे। ज्योग्राफी के भी कुछ क्वेश्चन होते हैं, कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन। उसके बाद बात आती है कि बाकी के 60 क्वेश्चंस का क्या करें। बाकी के 60 क्वेश्चंस, इफ यू एनालाइज प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, आप पीवाईक्यू अगर देखेंगे तो देयर इज अ सेट पैटर्न। वो पैटर्न है जिसके हिसाब से ही यूपीएससी क्वेश्चंस को फ्रेम करता है। देयर इज अ पेक्यूलर वे इन विच यूपीएससी मेक्स अ स्टेटमेंट रॉन्ग। अगर 4 स्टेटमेंट दिए हैं और आपको आइडेंटिफाई करना है कि कौन से 2 स्टेटमेंट सही हैं और कौन से 2 स्टेटमेंट गलत हैं, तो एक तरीका है जिसके थ्रू आप उसको एलिमिनेट कर सकते हैं, और वो आपको पता चलेगा प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के रिव्यू करने के बाद ही। एक पैटर्न है, क्योंकि नॉलेज से आप 35-40 क्वेश्चन ही सॉल्व कर सकते हैं, और 100% एक्यूरेसी जरूरी नहीं है मिल जाए आपको। कभी 80% आएगी, कभी 90% आएगी। तो आपको रिस्क लेना पड़ेगा, और वो रिस्क आप तभी ले सकते हैं जब आपने थॉरोली पीवाईक्यू को एनालाइज किया होगा। आप जैसे ही पीवाईक्यू को एनालाइज करेंगे, आपको एक पैटर्न पता चलेगा और यू विल बी एबल टू सॉल्व मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस। एंड अभी प्रीलिम्स इतना ट्रिकी हो गया है कि यू कांट रिलाई ऑन एक्यूरेसी। आप एक्यूरेसी के बेसिस पे आप 60 क्वेश्चंस कर लोगे, 70 क्वेश्चंस कर लोगे। आई थिंक लोग कहते हैं कि आप अपने स्ट्रेंथ पे क्वेश्चंस को सॉल्व करिए, 60 करके आइए, उसमें से 50 सही हो जाएंगे एंड यू विल बी एबल टू मेक इनटू द मेंस राइटिंग कैंडिडेट लिस्ट। बट मेरे हिसाब से वो अप्रोच सही नहीं है, वो एक गैम्बल हो जाएगा। आपको एटलीस्ट 80 क्वेश्चंस तो सॉल्व करने चाहिए। दिस इज माय पर्सनल व्यू। बाकी यू कैन टेक योर ओन कॉन्शियस कॉल। इसमें जो पीवाईक्यू की अभी कुछ जो क्वेश्चंस आ रहे हैं, दे आर अ बिट पेयर वाले क्वेश्चंस जो आ रहे हैं, 1 पेयर, 2 पेयर, 3 पेयर, 4 पेयर। उससे ना सम पीपल आर सेइंग दैट कि एलिमिनेशन रिमूव हो गया है। ऐसा कुछ नहीं है, ऑप्शंस चेंज हुए हैं, लेकिन जो क्वेश्चंस हैं वो तो सिमिलर पैटर्न फॉलो कर रहे हैं। तो आप अगर प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को एनालाइज करेंगे तो वो वाले क्वेश्चंस भी, जो पेयर वाले क्वेश्चंस है, वो भी सॉल्व कर सकते हैं। लेकिन एक डिस्क्लेमर दे देता हूँ कि आपने प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को एनालाइज कर लिया, इसका मतलब ये नहीं है कि आपको पढ़ने की जरूरत नहीं है। आपने एक पैटर्न्स को आइडेंटिफाई कर लिया और आप इजीली प्रीलिम्स क्लियर कर लेंगे। नॉलेज हमेशा फर्स्ट वेपन रहेगा। नॉलेज है तभी आपको कॉन्फिडेंस आएगा, तभी आप ये एलिमिनेशन वाली चीजें भी अप्लाई कर सकते हैं। आप सिर्फ इन चीजों के बेसिस पे आप प्रीलिम्स का पेपर सॉल्व नहीं कर सकते।
बाकी सब्जेक्ट स्पेसिफिक अगर कोई डिटेल आप लोगों को चाहिए तो माय टेलीग्राम चैनल इज देयर, वहाँ पे मैं शेयर कर दूंगा, अपने नोट्स भी शेयर कर दूंगा वहाँ पे फिल्म से रिलेटेड। मैंने कुछ चीज़ें शेयर भी की हैं, बट बाकी कुछ हार्ड मटेरियल है, मेरे नोट्स हैं, उनको स्कैन करना है तो उसमें टाइम लगता है। वो जैसे ही स्कैन हो जाएंगे आई विल अपलोड है। अभी सेकंड इज सी सेट। सी सेट के लिए एंथ्रो के बारे में हम डिस्कस करेंगे अभी। ऑप्शनल मेंस में आएंगे तब एंथ्रो के बारे में डिस्कस करेंगे। तो सी सेट की बात कर लेता हूँ। तो सी सेट में द थिंग इज कि सी सेट इज इक्वली चैलेंजिंग नाउ। अभी केक वॉक नहीं है, ऑल्दो वी हैव टू स्कोर ओनली 33% मार्क्स, दैट इज 67 मार्क्स लाने होते हैं 200 में से, 80 क्वेश्चन होते हैं। तो यू कांट टोटली रिलाई ऑन मैथ्स एंड रीजनिंग, क्योंकि अभी 2023 का आप अगर पेपर देखें तो इट वाज कैट से भी ऊपर लेवल का क्वेश्चन पेपर था वो। तो उस टाइप के क्वेश्चंस आपने, अगर यू आर टोटली रिलाइंग ऑन मैथ्स रीजनिंग, तो आप यू विल नॉट बी एबल टू सॉल्व। तो आपको दोनों चीज़ों को बैलेंस करना होगा, आपको कॉम्प्रिहेंशन एंड योर दिस पार्ट मैथ्स एंड रीजनिंग, यू हैव टू बैलेंस देम बोथ। उसके लिए क्या करना होगा, अब अगर सी आई वाज एन इंजीनियर तो मेरे लिए ज़्यादा डिफिकल्टी नहीं थी, मैथ्स रीजनिंग से मैं काम चला लेता था, और थोड़ा इंग्लिश के साथ मेरा आई वाज एबल टू स्कोर मोर देन 80-85 मार्क्स इन ऑल माय अटेम्प्ट्स, एंड आई थिंक इन 2024 आई एम एबल टू स्कोर मोर देन 100-120 मार्क्स। बट कुछ जो आर्ट साइड के, ह्यूमैनिटीज बैकग्राउंड के बच्चे होते हैं, उनके लिए मैं, मेरा सिंपल सा सजेशन है, आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस देखिए, उसमें ये देखिए कि मेजर टॉपिक्स कहाँ से आ रहे हैं, क्वेश्चंस कहाँ से आ रहे हैं। और सपोज क्वेश्चंस आर कमिंग फ्रॉम द इंटीजर्स और प्रोबेबिलिटी या परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन, वहाँ से क्वेश्चंस ज़्यादा आते हैं। टाइम डिस्टेंस, नॉर्मल क्वेश्चंस वहाँ से होते हैं। और नंबर सिस्टम से बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस होते हैं। तो सपोज नंबर सिस्टम आपका वीक पॉइंट है, आप यूट्यूब पे जाइए, एसएससी सीजीएल लेवल के नंबर सिस्टम के क्वेश्चंस को सॉल्व करिए, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व करिए, और एसएससी सीजीएल की जो भी यूट्यूब पे फ्रीली अवेलेबल है, यू कैन गो एंड यू कैन फाइंड, बहुत सारे अच्छे अच्छे टीचर्स हैं, ट्रिक्स बताते हैं, टेक्निक्स बताते हैं। एक एक 1.5-2 घंटे के वीडियोस होते हैं, उसको देखिए, कॉन्सेप्ट को समझिए, कुछ सैम्पल क्वेश्चन सॉल्व करिए, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को भी सॉल्व करिए, यू विल गेट कॉन्फिडेंस। क्योंकि प्रीलिम्स इज मोर अबाउट कॉन्फिडेंस, आपको कॉन्फिडेंस बिल्डअप करना है। कॉन्फिडेंस आएगा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करने से और कुछ मॉक क्वेश्चन करने से। दिस इज ट्रू फॉर बोथ जीएस एंड सीसेट। तो दी क्रक्स ऑफ द मैटर इज कि आपको सीसेट क्लियर करना है तो आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस देखने हैं, कहाँ से ज़्यादा क्वेश्चन आ रहे हैं, और वही चीज़ आपको यूट्यूब पर सर्च कर लेनी है। फ्री में लेक्चर्स मिल जाते हैं, कॉन्सेप्ट्स बनाने हैं, नोट्स जो आएंगे आपके उसको रिवाइज करना है। ठीक है, सी सेट फिर हो जाएगा आपको। जीएस का मैंने बता ही दिया, जीएस में स्टैटिक सब्जेक्ट पे होल्ड करनी है, पीवाईक्यू को एनालाइज करना है और कॉन्फिडेंट रहना है। अब इसमें एक और चीज़ रहती है कि मॉक्स कितने देने हैं। मुझे ऐसा लगता है कि जो जीएस जीएस की बात कर रहा हूँ मैं प्रीलिम्स में, इट इज इट इज नॉट अ नॉलेज गेम, इट इज एन कॉन्फिडेंस, एंड इट इज कॉन्फिडेंस का गेम है ये। और दूसरा, इट इज मोर अबाउट, इट इज आर्ट, इट इज एन आर्ट। मेरे को ऐसा लगता है जो एमसीक्यू सॉल्व करना एक कला है, वो कला आएगी जब, जैसे कि आप पेंटिंग करते हैं, पेंटिंग आप पहले ही दिन में ये कौन थे, कोई भी बड़े पेंटर नहीं बन पाओगे, लेकिन when you are able to practice MCQ solving for like 2000 3000 4000 क्वेश्चन आपने सॉल्व कर लिए, कोई भी क्वेश्चन ले लो, पीवाईक्यू के ले लो 10 ईयर के, और कुछ वेबसाइट्स हैं वो मॉक क्विजेस भी रखती हैं, क्वेश्चन पेपर्स भी होते हैं, सब्जेक्ट स्पेसिफिक भी होते हैं, वो आप सॉल्व कर लो, 2000 2500 सॉल्व करो। अ, वो सॉल्व करने के बाद है ना, यू विल गेट हैंग ऑफ इट सॉल्विंग एमसीक्यू का। यू विल बिकम प्रो इन सॉल्विंग एमसीक्यूज। आपको पता चल जाएगा कि अरे ये स्टेटमेंट तो गलत ही होगा, ये तो राइट ही होगा। वो कला आएगी आपको, मल्टीपल आपको क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। मैं तो कहूंगा जितने कर सकते हो करो। मैं अपना बता दूं, मैं रात को सोने से पहले 50 क्वेश्चन बैठे बैठे मोबाइल पे ही सॉल्व कर लेता था। बहुत सारी क्विजेज होती है सोने से पहले, इट वॉज अ रिचुअल लाइक थिंग कि पढ़ने का मन नहीं कर रहा है लेकिन एमसीक्यू सॉल्व करने में मजा आता है। तो उसके लिए क्या करना है, क्विज खोली, 5-5 सेट के क्वेश्चंस होते हैं, ऐसे हमने 10 लगा लिए, 50 हो गए। जो राइट है वो ठीक है, जो रॉन्ग है उसका जो भी कुछ है, एक अपना व्हाट्सएप पे अपना खुद का इंडिविजुअल ग्रुप बना लिया, उसमें जो भी द राइट थिंग इज देयर, राइट अप्रोच इज देयर, राइट सॉल्यूशन इज देयर, उसको कॉपी पेस्ट कर लिया। अगले दिन सुबह उठ के उसी को जो ग्रुप में बनाया उसको हार्ड कॉपी में नोट कर लिया। उससे क्या हो गया, रिवीजन भी हो गया, मसल मेमोरी में भी आ गया, और एक तरीके से वो एक बार आंखों के नीचे से भी निकल गया। तो कभी भी नेक्स्ट टाइम वो क्वेश्चन आएगा तो मुझे याद रहेगा कि ये मेरा गलत हुआ था, तो मैं अब इसको गलत ना करूँ। तो आई थिंक प्रीलिम्स के लिए ये सब ठीक है।
अभी मेंस पे आ जाते हैं। ऐसे को डील करते हैं, बाद में करेंगे। जीएस 1 2 3 4, ठीक है। तो ऐसे के लिए GS 1 के लिए, तो GS 1 में क्या टॉपिक्स आते हैं हमारे? हिस्ट्री आता है, मॉडर्न हिस्ट्री, वर्ल्ड हिस्ट्री, आर्ट एंड कल्चर, एंशियंट एंड मिडिवल, एंड देन यू हैव सोसाइटी, यू हैव ज्योग्राफी, एंड यू हैव डिजास्टर मैनेजमेंट। ये सबके लिए ट्रू है, ऑल GS 1 2 3 4। जो भी सिलेबस का टॉपिक है, आपको उस पर यू शुड हैव अ डिसेंट कंटेंट। वो कंटेंट कहाँ से मिलेगा? वो आप कहीं से भी ले लीजिए। आप किसी कोचिंग में जाते हैं, कोचिंग वाले जो टीचर होते हैं वो आपको कंटेंट देते हैं, दैट कंटेंट इज सफिशिएंट। आप कोचिंग नहीं जाते हैं तो किसी भी टॉपर, बहुत सारे टॉपर नोट्स अपने अपलोड करते हैं, वो टॉपर के नोट्स लीजिए, उसको बेस बना लीजिए। वो मेरा बेस है, ठीक है, दैट इज सफिशिएंट। वो भी नहीं हो रहा है आपसे, तो टेक्स्ट बुक्स होती हैं और पीडीएफ्स मिल जाती हैं टेलीग्राम पे बहुत सारी, वो उसको बेस बना लीजिए। तो दैट विल बिकम योर बेस। किसी भी जीएस के सब्जेक्ट को प्रिपेयर करने के लिए देर इज अ लेयर्ड अप्रोच। लेयर्ड अप्रोच मतलब कि फर्स्ट ऑफ ऑल यू नीड टू हैव बेसिक कंटेंट। पहला कंटेंट मैंने बना लिया, जो मैंने आपको बता दिए ऑप्शंस, बहुत सारे ऑप्शंस बता दिए, वो मेरा बेस कंटेंट होगा। वो बनने के बाद आई विल रिवाइज इट मल्टीपल टाइम्स। मैं उसको इतनी बार रिवाइज करूंगा कि वो मेरे जो उसके इंटरलिंकेजेस हैं वो मेरे दिमाग में बैठ जाए, ठीक है। नाउ फर्स्ट लेयर इज डन, मल्टीपल रिवीजन इज डन। एग्जाम्पल ले लेंगे हम इसका बाद में। उसके बाद मुझे क्या करना है? फिर क्वेश्चंस लोग पूछते हैं कि टॉपोस्कोपी का क्या करें, न्यूज़पेपर के करंट अफेयर्स का क्या करें। सपोज मेरा टॉपिक इज विमेन, विमेन पे सोसाइटी का पार्ट है विमेन। तो विमेन में हाउ मेनी टॉपिक्स आर देयर, प्रॉब्लम्स ऑफ विमेन क्या है सोसाइटी में, स्टेटस क्या है, वूम टू टूम, ऑल दोज थिंग्स। तो आपको क्या करना है? आपने बेसिक कंटेंट बना लिया विमेन पे, उसके बाद आपको टॉपर्स कॉपीज देखनी है। विमेन रिलेटेड जो भी क्वेश्चन है, उन क्वेश्चंस में टॉपर्स ने जो भी उनके आंसर्स हैं, तो उसमें सर्टेन वैल्यू एडिशन विल बी देयर। आपको क्या करना है? वो वैल्यू एडिशन को यू हैव टू रैंसैक इट फ्रॉम देयर एंड यू हैव टू पुट इट इन योर नोट्स। आपको वहां से निकाल के अपने नोट्स में ऐड कर देना है। आपको कोई टेंशन नहीं लेनी है, वो पकी पकाई आपको खीर मिल रही है। टॉपर्स ने कहीं तो रिसर्च करके, कहीं न्यूज़पेपर से बेचारे ने लिखा होगा, आपको पका पकाया मिल गया, आप उसको यूज करिए, ठीक है। उसके बाद कुछ लोग न्यूज़पेपर पढ़ते हैं, कुछ लोग मैगजीन्स पढ़ते हैं, तो मैगजीन में कहीं भी कुछ भी वीमेन रिलेटेड आ गया, प्रॉब्लम्स ऑफ वीमेन, स्कीम्स ऑफ वीमेन, या फिर सोसाइटी में स्टेटस ऑफ वीमेन, पॉलिटिकल, इकोनॉमिकल, सोशल, टेक्नोलॉजिकल चैलेंजेस, गिग इकोनॉमी वर्सेस वीमेन एम्पावरमेंट, ये सारे टॉपिक्स हैं, मेंस के टॉपिक्स हैं। तो उससे रिलेटेड आपने न्यूज़पेपर में कहीं कुछ पढ़ा, करंट अफेयर में कहीं भी कुछ पढ़ा, उसको आप अपने नोट्स में ऐड कर लीजिए। उसके बाद क्या रहता है? आपके पीवाईक्यूज, लास्ट 10 ईयर्स के पीवाईक्यूज को निकालिए। उसमें वीमेन रिलेटेड जो भी क्वेश्चंस हैं उनकी एक लिस्ट बनाइए। उन क्वेश्चंस के जो सॉल्यूशन है, आप फ्रेम करिए आंसर्स कि पूछ क्या रहा है और मेरे पास कंटेंट है या नहीं। सपोज क्वेश्चन पॉलिटिकल एम्पावरमेंट ऑफ वीमेन पे है इन लोकल सेल्फ गवर्नेंस, सपोज दिस इज द क्वेश्चन। सो इट इज मिक्स ऑफ पॉलिटी एंड सोसाइटी। आपके पास कंटेंट है? नहीं है, ठीक है। तो आपको क्या करना है? उस क्वेश्चन से रिलेटेड जो भी कंटेंट आपको इंटरनेट पे मिलता है या किसी टॉपर कॉपी में मिलता है, वो आपको ऐड करना है। सो दैट विल मेक योर नोट्स कॉम्प्रिहेंसिव। सो दिस इज द थर्ड लेयर। तो फर्स्ट लेयर क्या थी? हमने बेसिक कंटेंट बना लिया। सेकंड लेयर में हमने टॉपर्स कॉपी से और करंट अफेयर से ऐड कर लिया। थर्ड लेयर हमने पीवाईक्यूज, जो अनसॉल्व, जो पीवाईक्यूज हमारे नोट से सॉल्व नहीं हो रहे थे, उसका कंटेंट हमने उसमें ऐड कर लिया। सो दैट विल मेक माई नोट्स वेरी कॉम्प्रिहेंसिव। तो ऐसा ही हमको GS 2 के लिए भी करना है, 3 के लिए भी करना है और 4 के लिए भी करना है। GS 2 में एक और चीज है। GS 1 में सोसाइटी के लिए आप ऐसे कर सकते हैं। ज्योग्राफी इज मोर ऑफ अ टेक्निकल एंड कॉन्सेप्चुअल थिंग, तो वहां पे आपको कॉन्सेप्ट क्लियर होने चाहिए। इधर यू नो इट और नो, यू डू नॉट नो इट। जैसे कि सपोज ट्रॉपिकल साइक्लोन पे क्वेश्चन आ गया, अब आपको पता ही नहीं है ट्रॉपिकल साइक्लोन क्या है, तो उसमें आप क्या वैल्यू एडिशन करेंगे, क्या बेसिक कंटेंट लिखेंगे। आपको पता होना चाहिए कि वो लो प्रेशर जोन होता है, डिप्रेशन बनता है, फिर वर्टेक्स बनती है, उसके बाद क्लाउड्स फॉर्म होते हैं, दैट इज ट्रॉपिकल साइक्लोन। आपको ये कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी कब आएगी? तब आप बेसिक बुक्स पढ़ेंगे, ठीक है। तो टेक्निकल चीज़ों में तो ये सारी चीज़ें हेल्प नहीं करती हैं, वो तो आपको पढ़ना ही पड़ेगा।
फिर GS2 में the additional thing that you can do is you can make a list of important articles, you can make a list of important commissions. वो मैं अपने टेलीग्राम ग्रुप पे डाल दूंगा। मेरे पास आर्टिकल्स का है, कमीशंस का है, एंड सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट हो गए, कोई इंटरनेशनल बेस्ट प्रैक्टिसेस हो गए, वो उसकी लिस्ट इंटरनेट पे मिल जाएगी, या फिर मैं डाल दूंगा अपने चैनल पे, आप वहां से एक्सेस कर सकते हैं। GS3 जो है इट इज मोर डायनामिक, इसमें क्योंकि इकोनॉमी आता है, एग्रीकल्चर आता है, साइंस एंड टेक आता है, तो इसके लिए यू हैव टू बी अबिट, यू हैव टू रीड न्यूज़पेपर और यू कैन रिलाई ऑन मैगजीन्स। आपको इसमें करंट अफेयर्स और डेटा पॉइंट्स का यूसेज बहुत ज़्यादा करना पड़ेगा। आप मैंने क्या किया था, मैंने इकोनॉमी रिलेटेड सर्टेन फैक्ट्स आर देयर, फैक्ट्स एंड फिगर, फैक्ट शीट बना ली थी। उस फैक्ट शीट्स को आई यूज टू रिवाइज मल्टीपल टाइम्स। तो कोई भी सपोज देर इज अ क्वेश्चन ऑन जनरल स्टेट ऑफ इकोनॉमी, तो आई यूज टू हैव around 10-15 facts about general state of Indian economy. So whenever there is a question related to general state of economy, I used to put those data points. I used to make sure that I am putting those points. Certain case studies are there. I used to incorporate them in my answer. That makes your answer a bit more like a UPSC aspirant. जनरल आंसर नहीं रहता है, तो दैट fetches you more marks. तो आप ऐसा कर सकते हैं GS3 में। वो भी मैं फैक्ट शीट्स हैं उसके सैंपल्स डाल दूंगा कि आप ऐसे बना सकते हैं, क्योंकि फैक्ट्स तो क्या है, मेरे फैक्ट्स जो मैंने कलेक्ट किए थे वो 2022-23 के थे, अभी फैक्ट्स चेंज हो गए हैं। तो आपको मैं एक सैंपल डाल दूंगा, आप उसके बेसिस पे अपने जो वो है डेटा शीट्स है आप भी बना सकते हैं। GS4 के लिए स्पेसिफिकली मैंने, आई थिंक मेरे मार्क्स बहुत अच्छे हैं। 2023 में आई स्कोर्ड 122। डिजास्टर मैनेजमेंट एंड इंटरनल सिक्योरिटी के लिए भी सेम दिस इज देयर, सेम जो टेक्निक मैंने बताई है, स्ट्रेटेजी है। आपको सिलेबस का पॉइंट लेना है। डिजास्टर मैनेजमेंट में क्या है कि सपोज सर्टेन डिजास्टर्स आर देयर, उसमें टॉपिक सिलेबस में क्या लिखा हुआ, उसमें कोई डिजास्टर, अर्थक्वेक इज देयर, देन सुनामी इज देयर। तो सुनामी, पहले टेक्निकल एस्पेक्ट देख लो, सुनामी के क्या है, सुनामी होती कैसे है, क्या रीजंस हैं, कॉजेज क्या हैं, एंड उसके कॉन्सिक्वेंसेज क्या है। ये तो हो गया टेक्निकल एस्पेक्ट। फिर उसके बाद गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की क्या स्कीम्स हैं, इंटरनेशनल लेवल पे हम क्या कर रहे हैं, ये सारी चीज़ों को आप उसको अपने नोट्स में बना लीजिए। 2 पेज के नोट बनेंगे सुनामी के, 2 पेज के अर्थक्वेक के, 2 पेज के फ्लड के, 2 पेज के लैंडस्लाइड के, 2-2 पेज के मैप बना दीजिए उसमें एक्स्ट्रा। ठीक है, किसी भी टॉपर के आप नोट्स ले सकते हैं, आपको खुद से मेहनत करने की जरूरत नहीं, मेरा ये मानना है, क्योंकि मैंने भी ऐसे ही किया था। हाँ, GS4 में, GS4 की बात कर रहा था मैं, एथिक्स की। उसमें सर्टेन पोर्शन इज देयर विच इज ओवरलैपिंग विद योर GS2 गवर्नेंस। तो गवर्नेंस का पार्ट आपने वहां कर लिया, तो यहाँ करने की जरूरत नहीं है। RTI हो गया, सिटीजन चार्टर हो गया, वहां पे आपने कर रखा है, तो उसके नोट्स वहीं से आ जाएंगे। जो कुछ पार्ट्स है, इथिक्स हो गया, इमोशनल इंटेलिजेंस हो गया, और बहुत सारी चीजें हैं उसमें, कोड ऑफ कंडक्ट से रिलेटेड कॉर्पोरेट इथिक्स हो गया, ये सारी चीजें आपको उसके लिए नोट्स बनाने पड़ेंगे। तो इसमें भी सिमिलर अप्रोच यू हैव टू फॉलो, यू हैव टू मेक 1 पेज नोट फॉर एवरीथिंग। मुझे एथिक्स में ऐसा लगता है कि इसमें कंटेंट से ज्यादा यू हैव टू शो इंटेंट। इंटेंट का मतलब ये है कि जो भी क्वेश्चन आ रहा है ना, उसमें यू हैव टू गिव अ प्रैक्टिकल सॉल्यूशन। जैसे केस स्टडीज आएंगी, देयर विल बी 6 केस स्टडीज, तो उसमें आप कोई भी कंटेंट पढ़ के जाओगे, मुझे नहीं लगता वो ज्यादा यूज होता है, क्योंकि मैं बहुत प्रैक्टिकल आंसर लिखता था। नो जार्गन्स, नो टेक्निकल टर्म्स। जो भी मुझे लगता था कि आई थिंक इफ आई एम देयर इन दैट सिचुएशन, आई विल बी हैंडलिंग दिस सिचुएशन बाय दीज मीन्स। इसमें मैं ज्यादा चीजें नहीं लिखता था। अपने पार्ट 1 से मैं ज्यादा चीजें नहीं लिखता था, क्योंकि पार्ट 1 इज दी बेसिक कंटेंट, दी थ्योरी पार्ट, एंड पार्ट 2 इज द केस स्टडीज। पार्ट 1 की बात करूं मैं, तो पार्ट 1 में मैंने वही काम किया था, सिलेबस के टॉपिक्स पे एक एक 2-2 पेज के नोट्स बना लिए थे, और आई यूज टू मल्टीपल रिवीजन करता था मैं उसको। और जो मेंस का जो पेपर होता था GS4 का, आई यूज टू मेक श्योर दैट आई एम हिटिंग द डिमांड ऑफ द क्वेश्चन। GS4 में मेरे को लगता है कि अगर आप डिमांड को हिट कर रहे हो ना, तो आप, अगर आपका कंटेंट थोड़ा बहुत कम भी है, लेकिन आप प्रैक्टिकल आंसर लिख रहे हो, डिमांड को हिट कर रहे हो, तो यू विल गेट सम मार्क्स, मतलब अच्छे मार्क्स ही मिलेंगे। आई स्कोर 2023 में 122 एंड 24 में 118, सो डिसेंट स्कोर है। तो मैंने इसमें ज़्यादा मेहनत नहीं करी है GS4 में, स्टिल आई वॉज एबल टू गेट गुड स्कोर। अभी ऐसे की बात कर लेते हैं। ऐसे में सिंपल स्ट्रेटेजी थी मेरी। ऐसे में मैं क्या करता था, ऐसे में एक जनरल
थिंकिंग अबाउट ऐसे पेपर ये है सब लोगों की कि अगर आपने ऐसे का जो टॉपिक है उसका आपने जो मीनिंग है, एसेंस है, उसको सही समझा दिया पहले पेज में, पहले ही पेज में आपने अगर बुल आई को हिट कर दिया तो आपको मार्क्स मिलेंगे। उसका उसको करने का तरीका क्या है? कोई भी टॉपिक है, फर्स्ट पेज में ही कोई एनेक्डोट से या कोई स्टोरी से, किसी भी चीज से आपने एग्जामिनर को बता दिया कि आई हैव अंडरस्टूड द टॉपिक एंड दिस इज द टॉपिक एंड नाउ आई एम गोइंग टू इलेबोरेट ऑन द सेम इन द नेक्स्ट 10-12 पेजेस। आपने ऐसा बता दिया ना, एग्जामिनर को शोकेस कर दिया, तो यू विल गेट मार्क्स। ठीक है? तो वो करना कैसे है? मैं ऐसे स्ट्रेटेजी फॉलो करता था कि मैं फर्स्ट पेज पे आई विल पुट अ एनेक्डोट एंड उसको फिर नेक्स्ट पैराग्राफ में मैं आई विल कनेक्ट द एनेक्डोट विद द ऐसे का टॉपिक, देन आई विल कम इनटू द बॉडी। अब मैं जब बॉडी में आऊंगा, मैं उस बॉडी में आने के बाद आई विल आस्क सर्टेन क्वेश्चंस कि व्हाई, मतलब जो टॉपिक है वो ऐसा, व्हाई वो ऐसा होता क्यों, क्यों, क्या, ऐसे करके व्हाई, व्हाट, हाउ एंड व्हाट नीड्स टू बी डन। और एंड में मैं जो मैंने इंट्रोडक्शन दिया था उससे कनेक्ट कर देता था। तो दिस इज हाउ यूज टू राइट दी एसेज। मैंने अपने ऐसे की कॉपी अपने टेलीग्राम पे डाली हुई है, यू कैन गो थ्रू दैट। और ऐसे में दो टाइप के एसेज लिखते हैं एस्पिरेंट्स। कुछ एस्पिरेंट्स हेडिंग बना के लिखते हैं, कुछ बिना हेडिंग के लिखते हैं। मेरा मानना ये है कि अगर आपकी लैंग्वेज बहुत अच्छी है, आप फ्लो बना सकते हैं, ट्रांजिशन बना सकते हैं कि आपने एक पैराग्राफ लिखा एंड इन द सेकंड पैराग्राफ यू आर एबल टू कनेक्ट द सेकंड विद द फर्स्ट पैराग्राफ, तो आप हेडिंग्स मत बनाइए। मेरा ऐसा था कि आई एम एन इंजीनियर, मेरी इतनी फ्लावरी इंग्लिश नहीं है, बेसिक इंग्लिश है, और मैं अपने एसेज खुद पढ़ता था तो मुझे डिस्कनेक्ट लगता था। मेरे मार्क्स भी इतने अच्छे नहीं है ऐसे में, आई स्कोर 103 मार्क्स ओनली, प्रिटी बिलो एवरेज मार्क्स। तो मैं क्या करता था, मैं हेडिंग बनाता था। हेडिंग बनाने से जो ऐसे का देर ट्रांजिशन दिखता है कि हाँ ओके, सो दिस दिस सेगमेंट इज ओवर नाउ, ही इज पुटिंग सम हेडिंग एंड देन ही इज एक्सप्लेनिंग। तो ऐसे करने से उन बच्चों की हेल्प हो जाती है जिनकी जो लैंग्वेज पे इतनी अच्छी कमांड नहीं है। तो दैट इज वन थिंग। नाउ ऑप्शनल, नाउ ऑप्शनल रिलेटेड, माय ऑप्शनल इज एंथ्रोपोलॉजी। तो एंथ्रोपोलॉजी का ऑप्शनल मैंने इसलिए चूज किया था क्योंकि इसका जो सिलेबस है ना, इट इज वेरी वेल डिफाइंड, लिमिटेड सिलेबस है एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज कि इसमें स्कोर्स बहुत अच्छे आते हैं। जब मैंने प्रिपरेशन स्टार्ट की थी तो आई यूज टू सी टॉपर्स कौन है, तो बहुत सारे टॉपर्स उस समय एंथ्रोपोलॉजी से निकले थे। अनुदीप दूरी शेट्टी 2017 में, देन जैन, वन जैन वाज देयर, रैंक 3, देन सो मेनी पीपल वर देयर। सो आई यूज टू सी कि एंथ्रोपोलॉजी में स्कोप है, 300 के आसपास लोगों के नंबर आ रहे हैं, इसलिए मैंने एंथ्रोपोलॉजी लिया था। और दूसरा ये था कि उसमें सोसाइटी से बहुत ओवरलैप है, सो इट इज गोइंग टू हेल्प मी इन सोसाइटी। इवन in GS2, GS3, there are certain segments wherein you can use your anthropology knowledge to enrich your answers. तो इस वजह से मैंने एंथ्रोपोलॉजी लिया था। दूसरा ये भी था कि उसमें बायोलॉजी का एक सेगमेंट था, तो वो बहुत ही ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस पूछते हैं बायोलॉजी एंड फॉसिल्स में। दे विल आस्क यू, देयर आर सर्टेन फॉसिल्स, जैसे हमारे जो एंसिस्टर्स हैं, जैसे निएंडरथल्स हैं, तो निएंडरथल्स पे क्वेश्चन आएगा तो उसका डिफाइंड आंसर है कि भैया यही लिखना है। अब वो आपने याद कर लिया और वही लिख दिया तो यू विल गेट बढ़िया 80% मार्क्स, 70%, 80% मार्क्स। तो दैट इज वन थिंग कि मुझे श्योर था कि अगर फॉसिल से या बायोलॉजी वाले पार्ट से, जेनेटिक्स से क्वेश्चन आएगा, तो इफ आई एम एबल टू reproduce what is there in my notes in the answer booklet, then I will be getting 70-80% मार्क्स। और जो थोड़े ह्यूमैनिटी से रिलेटेड, सोसाइटी का पार्ट हो गया, ट्राइब्स का पार्ट हो गया, इंडियन सोसाइटी का पार्ट हो गया, उसमें अगर मेरे मार्क्स कम भी आते हैं तो मैं यहाँ से कवर कर लूंगा। और मेरा टारगेट ऐसा था कि मेरे को 280 प्लस, 280 के आसपास मेरे को एंथ्रोपोलॉजी में लाने हैं। सो दिस ईयर आई एम एबल टू स्कोर 276, 277 मार्क्स इन एंथ्रोपोलॉजी एंड आई थिंक दैट वाज बेसिकली माय एम टू स्कोर अराउंड दैट मार्क्स ऑन। अभी मैंने एंथ्रोपोलॉजी में क्या किया था कि सबसे पहले तो एंथ्रोपोलॉजी में आई थिंक जिसके पास, इफ यू हैव sufficient financial capability, then you can go for a good coaching. You can find out in the market, market में बहुत सारी अच्छी coachings है, you can go and you can get your basic notes from there. उसके बाद क्या करना है, तो इसमें भी layered approach करेंगे हम लोग। Okay, so what was your score in paper 1 and paper 2? So in anthropology my paper 1 score is
139 and paper 2 score is 136. So 137. तो ये था मेरा स्कोर एंथ्रोपोलॉजी में। तो मैं बता देता हूँ, मेरा इन 2022 आई स्कोर्ड 211 मार्क्स एंथ्रोपोलॉजी में, 211 मार्क्स। अब ये जो 211 मार्क्स जो थे मेरे ऐसे आए थे कि मैंने सिलेबस पूरा नहीं किया था। आई लेफ्ट सर्टेन पार्ट्स ऑफ फॉसिल, आई लेफ्ट सर्टेन सेगमेंट्स ऑफ ट्राइबल इंडिया एंड इवन इन द सोसाइटी सोशियो कल्चरल एंथ्रोपोलॉजी का भी जो पीछे के इकोनॉमी, रिलीजन और पॉलिटी था वो वाले टॉपिक मैंने छोड़ दिए थे। उस वजह से मेरे मार्क्स 211 ही आए थे। देन इन 2023 आई स्कोर 238 मार्क्स। इस समय क्या हुआ था कि जो मेरा बेसिक कंटेंट था वो पूरा था, बट इस समय मेरा पेपर 1 जो था उसमें आई लेफ्ट अराउंड 40 मार्क्स। मेरा टाइम मैनेजमेंट गलत हो गया था और मेरा जो कंटेंट था आई थिंक इट वाज गुड इनफ। दिस ईयर आई हैव कंप्लीटेड माय पेपर 1 पेपर 2 पूरे सारे 19 के 19 क्वेश्चन लिख के आया था मैं। सफिशिएंटली मैंने उसको वैल्यू एडिशन भी दिया था, लेकिन स्टिल आई गॉट 276 मार्क्स। मतलब आई वाज एक्सपेक्टिंग कि मैं, मतलब टारगेट मेरा ये था एग्जाम पेपर से पहले कि मैं 290 के आसपास लेके आऊंगा। बट ये मार्क्स इसलिए कम आए हैं क्योंकि इस बार पेपर 2 जो था इट वाज अ बिट मोर नॉन कन्वेंशनल। वो क्वेश्चंस कुछ अजीब ही थे उसके, तो ज़्यादा नॉलेज जो पढ़ के गए थे वो काम नहीं आई, तो ऑन द स्पॉट आंसर फ्रेम करने पड़ गए थे। तो इस वजह से पेपर 2 में आई थिंक मार्क्स रिड्यूस हो गए। इवन पेपर 1 में भी मेरे कमी है इस बार, बट स्टिल 276 इज अ गुड स्कोर। तो आप टारगेट कर सकते हो एंथ्रोपोलॉजी में इजीली। यू कैन, इफ यू हैव सफिशिएंट बेसिक नोट्स तो 275 के आसपास यू कैन गेट। सो इसमें भी हमें लेयर्ड अप्रोच अपनानी है। पहले बेसिक नोट्स बनाने हैं, उसको मल्टीपल टाइम रिवाइज करना है। उसके बाद आपको प्रीवियस ईयर को उसके बाद आपको टॉपर्स कॉपी से उसमें वैल्यू एडिशन करना है, फिर मल्टीपल रिवीजन करने हैं। और पीवाईक्यूज के आंसर आप, इफ यू आर नॉट एबल टू सॉल्व फ्रॉम योर नोट्स देन यू हैव टू ऐड दिस पीवाईक्यू के जो आंसर्स हैं यू हैव टू ऐड इन दैट। ठीक है, तो अभी एंथ्रोपोलॉजी के बाद नेक्स्ट थिंग इज, अभी एक दो क्वेश्चंस और हैं, उसके बाद वी विल बी स्विचिंग टू दी लाइव चैट में जो भी क्वेश्चंस हैं, आपके डाउट्स हैं, उसको हम लेंगे अभी। ऑप्शनल ऑप्शनल के बारे में मैं बता देता हूँ, जो लोगों ने अभी ऑप्शनल सेलेक्ट नहीं किया है। आप अगर ह्यूमैनिटीज से हैं या इवन टेक्निकल बैकग्राउंड से हैं, एंथ्रोपोलॉजी इज अ एवरग्रीन ऑप्शनल। इसमें सही रहता है, स्कोर वगैरह भी अच्छे आ रहे हैं बच्चों के। और बाकी आप अपना मार्केट में रिसर्च कर लीजिए, अपने सीनियर से पूछ लीजिए। मैंने जो चूज किया था उसका बेसिक रीजन ये था कि वन ऑफ माय फ्रेंड यूज्ड टू हैव दिस ऑप्शनल एंड ही यूज्ड टू टेल मी कि क्या क्या सब होता है। तो उस वजह से मतलब वो जब पढ़ रहा था तो कुछ चीज़ें मुझे पता चल गई थी और मैंने फिर टॉपर्स भी देखे। मैंने फिर दूसरे ऑप्शनल में रिसर्च नहीं की, इट वाज रैंडम सिलेक्शन फॉर मी। मैंने ज़्यादा रिसर्च नहीं की थी, मैंने ले लिया था। उसके बाद मैंने जब पढ़ा तो मुझे इंटरेस्ट आने लगा और मैं देख रहा था कि मेरा प्रोग्रेस भी अच्छी हो रही है, 211 से 238 पे आया। फिर मुझे लगा कि आई विल बी एबल टू हैंडल इट और मैं कर लूँगा, तो इस वजह से मैंने वो उसको कैरी ऑन किया। मैं आई एम ए सिविल इंजीनियर। सिविल इंजीनियरिंग ऑप्शनल होता है, लेकिन फॉर मी उसको सिविल इंजीनियरिंग को पढ़ना दोबारा से, बिकॉज आई वॉज वर्किंग इन कॉर्पोरेट फॉर क्लोज टू 4.5 years, तो मेरा टच जो था टेक्निकल एकेडमिक सिविल इंजीनियरिंग से वो छूट गया था। सो आई नीड टू, मतलब मुझे ढूंढना था कोई ऐसा ऑप्शनल जिसकी जो नॉलेज है वो मेरे जीएस पेपर में भी काम आ जाए। और जो मेरे दोस्त था वो पढ़ता रहता था, तो उसके थ्रू मेरे को थोड़ी नॉलेज हो गई थी, तो मेरे को लगा कि ठीक है ये ले लेंगे। इसके नोट्स भी हैं, रेडी हैं, सब कुछ मार्केट में सफिशिएंट टीचर्स आर देयर, गाइडेंस इज देयर, टेलीग्राम पे बहुत सारा कंटेंट है, तो वी कैन, अगर हम फिल्टर कर लेंगे तो अच्छा स्कोर आ सकता है। और एंथ्रोपोलॉजी में एक अच्छी बात ये भी है कि हर साल स्कोर्स है ना बढ़ रहे थे, तो सारे टॉपर्स है ना अपने नोट्स अपलोड कर देते थे, तो हम हमारा जो बेसिक कंटेंट है हम टॉपर्स के नोट्स में से उसमें ऐड कर लेते थे। अभी थोड़ा सैचुरेशन आ रहा है काफ़ी, इस साल आई थिंक 300 से ऊपर क्रॉस नहीं हुआ है, बट स्टिल एंथ्रोपोलॉजी इज अ गुड ऑप्शन। तो आप अगर किसी ने अभी तक चूज नहीं किया है तो दे कैन हैव अ लुक एट एंथ्रोपोलॉजी। ठीक है, मेंस का एक क्वेश्चन है, मेंस के आंसर्स कैसे फ्रेम कर रहे हैं। मेंस के आंसर के लिए क्या करना है, मेंस में है ना मार्क्स तभी मिलेंगे नो मैटर हाउ गुड योर कंटेंट इज। आप आपने बहुत सारे कमीशन डाल, जीएस 2 की बात करूं, पॉलिटी का क्वेश्चन है, आपने कमीशन के नाम डाल दिए, आर्टिकल डाल दिए और आपने जार्गन्स डाल दिए,
और आपने सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट डाल दिए, फिर आप बोल रहे हैं हमारे मार्क्स नहीं आए। मार्क्स इसलिए नहीं आ रहे हैं बिकॉज द क्वेश्चन इज आस्किंग यू ए एंड यू आर टेलिंग इन समथिंग एल्स। जो क्वेश्चन पूछा है ना, यू हैव टू डाइसेक्ट द क्वेश्चन। क्वेश्चन कभी भी सीधा नहीं होता यूपीएससी में, व्हाट इज सो एंड सो, ऐसे नहीं होता। देयर विल बी अ सर्टेन कंटेक्स्ट टू अ क्वेश्चन। एक क्वेश्चन होगा, उसका एक कंटेक्स्ट दिया जाएगा, उसके बाद देयर विल बी सर्टेन थिंग्स। फॉर एग्जांपल, सपोज हम विमेन एम्पावरमेंट का ही पूछ लें, देखें इसमें, तो जैसे सपोज द क्वेश्चन इज हाउ गिग इकोनॉमी इज गोइंग टू बेनिफिट, गोइंग टू ब्रिंग विमेन एम्पावरमेंट। द क्वेश्चन इज दिस, गिग इकोनॉमी से विमेन एम्पावरमेंट कैसे हो। अब आपको गिग इकोनॉमी पता है क्या होता है और विमेन एम्पावरमेंट पता है क्या होता है, लेकिन आप दोनों के बारे में लिख के आ गए, लेकिन आपने कनेक्ट नहीं किया उसको, तो यू विल नॉट गेट मार्क्स। तो आपको दोनों को कनेक्ट करना पड़ेगा। और वो कनेक्ट कैसे करेंगे आप, जब आपकी इंटरलिंकेजेस होंगे। So you have to give such a heading, gig economy contributing to women empowerment. Then you have to give points, 1 point, 2 point, 3 point, 4 point. अब कैसे देंगे कि इकोनॉमिकली कैसे गिग इकोनॉमी विमेन एम्पावरमेंट में हेल्प करेगा, पॉलिटिकली कैसे करेगा, टेक्नोलॉजिकली कैसे करेगा, ठीक है, आइडेंटिटी के लिए कैसे करेगा। ऐसे करके आप 4-5 पॉइंट्स देंगे, उसके बाद कुछ एग्जाम्पल्स डालेंगे, तब जाके आपका आंसर बनेगा। इसमें फिर सेकंड बॉडी में भी आएगा कि व्हाट आर द चैलेंजेस इन इट। पूछा नहीं है, लेकिन स्टिल यू हैव टू एटलीस्ट, इफ 10 मार्कर इज देयर शुड बी 2 बॉडी पार्ट्स। चैलेंजेस लिख देंगे, एंड चैलेंजेस लिखा है तो यू हैव टू गिव अ वे फॉरवर्ड, सॉल्यूशन भी देना है, बिकॉज एज ए ब्यूरोक्रेट यू कांट लीव अ प्रॉब्लम ओपन। आप ओपन छोड़, ऐसे खुला छोड़ के नहीं रख सकते हो। यू हैव टू गिव योर ओन थिंकिंग अबाउट इट, आपने कैसे उस चैलेंजेस को आप एड्रेस करेंगे, ठीक है। सो दिस इज हाउ यू हैव टू फ्रेम योर आंसर्स। फ्रेम करने का सीधा सा तरीका है, क्वेश्चंस को अच्छे से पढ़ना है, क्वेश्चन का एसेंस समझना है, एक अच्छा सा इंट्रोडक्शन देना है। इंट्रोडक्शन शुड बी इन कॉन्टेक्स्ट टू द क्वेश्चन। ऐसे नहीं कि आपने वीमेन एम्पावरमेंट के बारे में क्वेश्चन है, गिग इकोनॉमी वीमेन एम्पावरमेंट, तो आपको ऐसा इंट्रोडक्शन देना है जो दोनों सेगमेंट्स को क्लब करके उस क्वेश्चन का एसेंस बता दे। उसके बाद बॉडी में मैंने बता दिया, 2 हेडिंग्स आ गई, एंड देन कंक्लूजन इज द कंक्लूजन। नॉर्मली बेसिक यू कैन हेड एनीथिंग लाइक थ्रू दीज स्टेप्स वी विल बी एबल टू मेक श्योर दैट देयर इज अ वीमेन एम्पावरमेंट यूजिंग गिग इकोनॉमी। ऐसे करके आप कर सकते हैं, ठीक है। नाउ टाइमलाइंस पर बात कर लेते हैं हम। आइडियली क्या है, जैसे ये अभी टाइम है, सपोज यू आर गोइंग टू राइट 2026, 2026 का आपको प्रीलिम्स देना है। तो अभी सपोज आप तैयारी शुरू कर रहे हैं, तो फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू डू इज कि दिसंबर तक आपको सिर्फ मेंस पे फोकस करना है। आपको मेंस की तैयारी करनी है। मेंस की तैयारी करने से ये होगा कि आपके कुछ प्रीलिम्स के सेगमेंट भी कवर हो जाएंगे। मेंस की तैयारी, आपको सिलेबस पकड़ना है, सिलेबस की हेडिंग देखनी है, उसका बेसिक कंटेंट बनाना है, वो मैंने बता दिया। उसमें पीवाईक्यू ऐड करने है, उसमें टॉपर कॉपी से जो भी वैल्यू एडिशन वो ऐड करना है, करंट अफेयर से कुछ मिलता है तो करना है, नहीं करंट अफेयर का ज्यादा टेंशन नहीं लेनी है कि करंट अफेयर कैसे होगा, मैगजीन इतनी मोटी मोटी आ रही है कैसे करेंगे। करंट अफेयर अपने आप हो जाता है। इफ योर स्टैटिक इज स्ट्रॉन्ग यू विल बी एबल टू हैंडल करंट अफेयर, ठीक है। सो दिसंबर तक आपको करंट मेंस की तैयारी करनी है। देन फ्रॉम जनवरी और फेब से आपको प्रीलिम्स पे स्विच हो जाना है। प्रीलिम्स के लिए क्या रहेगा, यू हैव टू सॉल्व एज मेनी एमसीक्यूज एज यू कैन सॉल्व। आपको एमसीक्यू सॉल्व करने हैं, पीवाईक्यू को रिव्यू करना है, और जो प्रीलिम्स स्पेसिफिक टॉपिक्स हैं, जैसे कि कुछ जैसे पॉलिटी में आर्टिकल रिलेटेड क्वेश्चंस आ जाते हैं, या कुछ पार्लियामेंट के बहुत ज्यादा क्वेश्चंस आते हैं जो कि मेंस में डायरेक्टली नहीं पूछे जाएंगे, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस होते हैं, वो आपको अच्छे से प्रिपेयर करना है, ठीक है। सो फ्रॉम जनवरी टिल प्रीलिम्स यू हैव टू प्रिपेयर फॉर प्रीलिम्स। देन आपका प्रीलिम्स एग्जाम हो गया, उसके बाद 15 दिन में रिजल्ट आ जाता है। तो यू डोंट यू कांट वेस्ट 10-15 दिन इन दी एंजाइटी की क्या होगा। आपको मेंस की दोबारा से प्रिपरेशन शुरू कर देंगे, मेन प्रीलिम्स होने के तुरंत बाद ही। और फिर वो जो 70-80 दिन का टाइम होता है, उसमें यू हैव टू प्रिपेयर फॉर मेंस ऑब्जेक्टिवली। मैं उसमें भी ये कहूंगा कि जो 80 दिन का टाइम मिल रहा है ना, उसमें 50% ऑफ योर टाइम शुड बी इन्वेस्टेड इन ऑप्शनल, रेस्ट 50% ऑफ टाइम शुड बी गिवन। 50% में भी मैं बोलूंगा ऐसे और एथिक्स पे काम करिए। वो क्या है, लो हैंगिंग फ्रूट्स हैं। ऐसे और एथिक्स पे आप थोड़ा सा भी काम एफर्ट मारेंगे ना, तो उसका रिजल्ट बहुत ज्यादा है। जीएस 1, 2, 3 में आप लगे रहिए, एफर्ट मारते रहिए, उसका जो रिजल्ट आएगा ना, कॉस्ट बेनिफिट होगा, वो इतना नहीं रहेगा। ऑप्शनल, एसे एंड इथिक्स, ये 3 चीज ऐसी हैं, इसमें थोड़ा भी एफर्ट मारेंगे ना तो आपको रिजल्ट ज्यादा मिलेगा।
दैट इज द क्रक्स, मतलब ये है जीएस 1 2 3 में आप किसी भी टॉपर के स्कोर देख लीजिए, या फिर 200 रैंक 300 400 वाले रैंकों के मार्क्स देख लीजिए, ज़्यादा फ्लक्चुएशन नहीं है। लेकिन ऐसे इथिक्स और ऑप्शनल के मार्क्स देख लीजिए, उसमें यू विल सी अ ह्यूज वेरिएशन। तो उस पर आप काम करेंगे तो दैट इज द राइट अप्रोच। नाउ आई थिंक आई कैन टेक योर क्वेश्चंस। बुक नहीं स्टडी कर रही, सिर्फ कोचिंग नोट्स। देखिए जरूरी नहीं है बुक से पढ़ना है। कोचिंग, ये क्वेश्चन भी आता है, कोचिंग लेनी है नहीं लेनी है। आई थिंक देर इज नो हार्म इन टेकिंग कोचिंग। कोचिंग, आपके पास पैसा है, आप अफोर्ड कर सकते हैं, आप कोचिंग लीजिए। कोचिंग आपका काम बहुत आसान कर देती है। जो चीज़ को करने में आपको 10 दिन लगेंगे, कोचिंग आपको 3 दिन में करवा देगी। लेकिन कोचिंग सेल्फ सफिशिएंट नहीं है। कोचिंग विल गिव यू ओनली 50% 60% ऑफ योर होल प्रिपरेशन का कंटेंट, या फिर जो भी आपका माइंडसेट डेवलप करवाना है, वो 50-60% ही हेल्प करेगी। 40% काम तो आपको खुद ही करना है। जो एक कॉन्फिडेंस आएगा, एक अप्रोच आएगी, एमसीक्यू सॉल्व करने की होगी, या फिर मेंस का आंसर लिखने की होगी, वो आपको खुद बैठ के घंटे भर लगाने पड़ेंगे, तभी आएगा। तो आपको कोचिंग लेने का आपको मतलब यू इफ यू आर कैपेबल देन यू कैन गो विद इट। कोचिंग नोट्स मतलब करिए, कोचिंग नोट्स करिए, उसके बाद आप पीवाईक्यूज देखिए, और सिलेबस का टॉपिक देखिए। कोचिंग सब कवर नहीं कराएगी, वो आपको खुद करना पड़ेगा। ज्योग्राफी इन्वायरमेंट की स्ट्रेटेजी फॉर प्रीलिम्स एंड मेंस। ज्योग्राफी की स्ट्रेटेजी ये है कि एनसीईआरटी क्लास 11th एंड 12th की है, फिजिकल ज्योग्राफी एंड इंडियन ज्योग्राफी, वो कर लीजिए। और उसके बाद पीवाईक्यू के सॉल्यूशंस निकाल लीजिए, और टॉपर्स कॉपी से एनरिच कर लीजिए। यही स्ट्रेटेजी है सारी, प्रीलिम्स की भी मेंस की भी। इन्वायरमेंट के लिए भी सेम ही है। सोर्स फॉर एंथ्रो, एंथ्रो के लिए देखिए, सोर्स इज मैंने टॉपर्स, एक मंदार पटकी सर हैं, आई थिंक 2019 के टॉपर हैं, 19 या 20 के। उनके नोट्स हैं, वो नोट्स बहुत अच्छे हैं। आपको अगर बेस बनाना है ना किसी को, तो उसको ले लीजिए। और एक अक्षत जैन की बुक है, वो इतनी अच्छी नहीं है, बट उसको पढ़ने के बाद एटलीस्ट वो सिलेबस पूरा कवर कर लेते हैं। तो अक्षय जैन की बुक, बेसिक कंटेंट आपको चाहिए तो वहां से मिल जाएगा। और मंदार पटकी सर के नोट से आप उसमें एनरिचमेंट कर लेंगे, तो दैट विल मेक यू सफाइस, मतलब वो सफिशियंट है फॉर योर एंथ्रोपोलॉजी। उसके बाद क्या कर सकते हैं आप, जो मैंने अप्रोच ली थी मैं बता देता हूँ। करणदीप सर इज देयर, लेवल अप आईएएस के, उनकी टेस्ट सीरीज होती है, एंड वो वीडियो लेक्चर्स में उनके सॉल्यूशंस देते हैं। तो वो आप ले सकते हैं, लेकिन वो तभी लेना मेंस और प्रीलिम्स के बीच में, सॉरी प्रीलिम्स एंड मेंस के बीच में। वहां से आपको बहुत सारा वैल्यू एनरिचमेंट मिल जाएगा। देन टॉपर नोट्स एज बेस एंड ऐड पॉइंट्स, यस। टॉपर नोट्स को बेस बना सकते हो, देयर इज नो हार्म इन इट। बट बेस बनाने का मतलब ये नहीं है कि आपको उसको पढ़ ही नहीं रहे हो, उसका बस प्रिंट निकाल के बैठ गए। उसको मल्टीपल रिवीजन करना है, उसको इंटरनलाइज करना है, अपने नोट्स बनाने। या तो उसको पढ़ के दोबारा एक समरी बना लीजिए अपनी, मतलब 100 पेज के नोट्स हैं तो 10 पेज की समरी बना लीजिए अपनी, और उसको मल्टीपल रिवीजन करिए। या फिर वो नोट्स हैं तो उसी में हाईलाइट करके मल्टीपल रिवीजन कर लीजिए, जिससे कि आपके मतलब मन में बैठ जाए वो नोट्स। और डिड यू हैंडल कंटेंट ऑफ अनकन्वेंशनल क्वेश्चंस को? अनकन्वेंशनल क्वेश्चंस का मतलब क्या होता है कि सपोज पेपर 2 में ना हम लोग पढ़ते हैं कि व्हाट आर द प्रॉब्लम्स ऑफ ट्राइब्स, सोशल इकोनॉमिकल हेल्थ प्रॉब्लम्स, ये सारी प्रॉब्लम्स हम लोग पढ़ते हैं। या फिर पीबीटीजीज की क्या प्रॉब्लम्स हैं, या फिर एनजीओस का क्या रोल है, हिस्ट्री ऑफ कॉलोनियल, मतलब कॉलोनियल टाइम पे ट्राइब्स की क्या हालत थी, कैसे उन्होंने उनके साथ जो भी बर्ताव हुआ उससे रिलेटेड प्रॉब्लम्स ऑफ ट्राइब्स, वो सब पढ़ते हैं। लेकिन वैसे क्वेश्चंस नहीं थे, कोविड से रिलेटेड क्वेश्चंस थे, और सर्टेन क्वेश्चंस वर देयर व्हिच वी डू नॉट प्रिपेयर यूजुअली। तो उसको सॉल्व करने का कुछ नहीं है, जो पूछा गया है उसको लिखना है। सो यू हैव टू एड्रेस द डिमांड ऑफ द आंसर, जीएस टाइप आंसर लिख दीजिए, एंड ट्राई टू रिलेट कोई थ्योरी, कोई इवोल्यूशन थ्योरी लग रही है, कोई पर्सनैलिटी, कल्चर पर्सनैलिटी वाली थ्योरी लग रही है, कोई एंथ्रोपोलॉजिस्ट के व्यूज ऐड हो रहे हैं या नहीं। यू कैन फैब्रिकेट, मतलब जो भी किसी एंथ्रोपोलॉजिस्ट ने कोई बात की, जैसे डरकाइम है, डरकाइम को हम पढ़ते हैं। डरकाइम ने रिलीजन पे अपनी थ्योरी दे रखी है कि रिलीजन इज नथिंग, सोसाइटी वर्शिपिंग इटसेल्फ। सोसाइटी अपने आप को वर्शिप करती है, दैट इज रिलीजन। तो इसको आप जीएस, इवन जीएस में भी यूज करते हैं, और एंथ्रोपोलॉजी के पेपर 2 में इसको मल्टीपल प्लेसेस पे यूज कर सकते हैं। तो मैं क्वेश्चंस को देखता था,
जो अनकन्वेंशनल क्वेश्चन है, वहाँ पे मैं जो भी मेरा जो नॉलेज है, पेपर 1 की नॉलेज है या पेपर 2 की, कहीं भी इंडियन सोसाइटी की नॉलेज है, उसको मैं ट्राई करता था कि फिट हो रही है या नहीं। थोड़ा बहुत ट्वीक करके, फिट करके अपना आंसर थोड़ा कॉम्प्रिहेंसिव सा बना के आई यूज्ड टू लीव इट, तो उससे हो जाता है। इफ यू आर हिटिंग द डिमांड देन यू आर गुड टू गो। देन सर विच ऑल सर्विसेज, अरे ये सब तो गूगल पे सर्च कर लो यार। सर आई चोज आईपीएस ओवर आईएएस, यस, गुड, ऑल द बेस्ट। यूपीएससी टाइम सर मैंने 850 स्कोर कैसे करना है? 850 प्लस स्कोर, 850 प्लस स्कोर करोगे आप इफ यू आर एबल टू डू ऑल प्रीवियस ईयर 10 साल के आपने क्वेश्चन सॉल्व कर लिया मेंस के अच्छे से, उसके सब्जेक्ट वाइज लगा लिया, और बेसिक कंटेंट इज देयर ऑन ईच पार्ट ऑफ द सिलेबस, मल्टीपल रिवीजन आपने कर लिए हैं, और यू आर हिटिंग जो डी डे है, जिस दिन आप एग्जाम लिखने जा रहे हो, उस दिन यू आर हिटिंग द डिमांड ऑफ द क्वेश्चन, जो पूछा है वो लिख के आ रहे हो, तो 850 यू विल बी एबल टू गेट, टॉपर बन जाओगे आप। कैन आई कीप पास्ट टॉपर्स नोट्स एज बेस? यस, 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 मैंने बता दिया है। एक तो मंदार पटकी सर के नोट्स बहुत अच्छे हैं, फिर लघिमा तिवारी, आई थिंक मैंने उनके नोट्स लिए नहीं है, बट बहुत सारे लोगों से सुना है उनके नोट्स भी अच्छे हैं, तो लघिमा तिवारी के नोट्स भी ले सकते हैं। सर विच क्लास एनसीईआरटी बुक्स वी मस्ट रीड? नाइन्थ, सॉरी 11th एंड 12th की सारी एनसीईआरटी, आपके पास टाइम है तो पढ़ लीजिए। मैंने एनसीईआरटीज नहीं पढ़ी थी, पढ़ी थी स्टार्टिंग में पढ़ी थी, लेकिन उसका कोई यूज नहीं है, मतलब उसके नोट्स भी नहीं बनाए थे, जस्ट आई ग्लैंस थ्रू इट। तो एनसीईआरटी मेरे को ऐसा लगता है कि पढ़ने की इतनी जरूरत नहीं है। अगर मेरा ये मानना है कि आप एनसीईआरटीज को है ना, जब आपकी प्रिपरेशन मतलब नोट्स बन जाए, सब कुछ हो जाए, तो एक बार एनसीईआरटीज को देख लीजिए कि कहीं ऐसी कोई चीज तो नहीं है जो मुझसे छूट गई है जो एनसीईआरटी में है। तो वैसे आप रिवर्स कर सकते हैं, पहले एनसीईआरटी से शुरू मत करिए, एनसीईआरटी को बाद में पढ़ सकते हैं। फ्रॉम वेयर डिड यू डू इकोनॉमिक सर्वे एंड बजट फॉर? इकोनॉमिक सर्वे और बजट के लिए मृणाल सर की यूट्यूब पे वीडियो आती है हर साल, वो कर लीजिए, दैट इज सफिशिएंट। और इतना बजट का तो कोई क्वेश्चन ज्यादा आते हैं नहीं। इकोनॉमिक सर्वे को भी आप कहाँ यूज करेंगे, आपको मेंस में एज अ फॉर्डर मटेरियल यूज कर सकते हैं, तो वो तो जनरिक ज्ञान ही आ रहा है, इकोनॉमिक सर्वे में ज्यादा कुछ आ नहीं रहा है, तो वो मृणाल सर के 1-1 घंटे के वीडियोज होते हैं, वो कर लो। आर यू, नहीं, नो नो, आईएफएस ऑफिसर नहीं हूँ मैं। प्लीज शेयर योर सोर्स फॉर करंट अफेयर्स। करंट अफेयर के लिए सोर्स ये है कि मैंने करंट अफेयर्स ना, मैंने न्यूज़पेपर पढ़े हैं, प्रीलिम्स और मेंस के लिए मैंने न्यूज़पेपर नहीं पढ़े हैं, मैंने न्यूज़पेपर सिर्फ इंटरव्यू के लिए पढ़ा है। मैगजीन्स की बात करूं तो मैंने मैगजीन्स पढ़ी हैं फॉर साइंस एंड टेक्नोलॉजी, इन्वायरमेंट, एग्रीकल्चर एंड इंटरनेशनल रिलेशंस, वो भी पीटी 365 आती है विजन आईएएस की, वो पढ़ी थी मैंने, ठीक है। वो भी इसलिए पढ़ी थी कि सब पढ़ते हैं तो पढ़ लेते हैं, फोमो में पढ़ी थी, बट उसका मेरे को यूसेज लगता नहीं है, क्योंकि करंट के क्वेश्चन आते नहीं है। बट स्टिल यू हैव टू टेक योर ओन डिसीजन, आपको पढ़ना है तो यू कैन डू। मेंस के लिए मैंने करंट अफेयर के लिए मेंस 365 आई यूज्ड टू जस्ट ग्लैंस ओवर इट कि क्या चल रहा है उसके लिए। बुक लिस्ट, देखो बुक लिस्ट है ना, ऐसे कुछ अलग से नहीं है मेरी, बुक लिस्ट वही है। मॉडर्न हिस्ट्री के लिए अरिहंत, सॉरी अरिहंत नहीं, वो स्पेक्ट्रम, देन लक्ष्मीकांत फॉर पॉलिटी, इन्वायरमेंट के लिए शंकर आईएएस ली थी मैंने, उसके बाद ज्योग्राफी के लिए एनसीईआरटीज, और इंटरनेशनल रिलेशन के लिए ये करंट अफेयर्स मैंने जो किए थे वही है। और क्या रहेगा, आर्ट एंड कल्चर के लिए नितिन सिंघानिया, एशियन एंड मिडिवल के लिए एनसीईआरटीज की थी, बस यही है। और जो टॉपर्स नोट्स में से कुछ मिल गया, पीवाई क्यू मेरा मेन सोर्स इज पीवाई क्यू। वेट वेट, सर आई हैड स्कोर, अच्छा ईएसई में AIR 2, I was told by my teacher that 2 page notes should be ready by December, and due to this, rank list of next year is also decided by December. Yes, right. दिसंबर तक आपको अपने मेंस के नोट्स बना लेने हैं, आप 2-2 पेज के, 3-3 पेज के नोट्स बना लीजिए ऑन ईच टॉपिक, एंड यू हैव टू रिवाइज इट मल्टीपल टाइम्स, प्लस पीवाईक्यूज को भी इनकॉर्पोरेट करना है उसमें। तो 2 पेज कहने की बात होती है वो, अच्छा जैसे विमेन पे इफ आई सी माई नोट्स, विमेन जो टॉपिक है उसमें सब टॉपिक कितने होंगे, टोटल मिला के 5 होंगे, तो 5 या 6 होंगे, तो 2 पेज के हिसाब से तो 12 पेज के नोट्स होने चाहिए, पर 12 पेज के नहीं थे, अराउंड 20 पेज के नोट्स बन जाते हैं, उसमें बहुत सारा वैल्यू एडिशन होता है, बहुत सारे फैक्ट्स एंड फिगर्स होते हैं,
बट उसको कंसोलिडेट करके आप 2 पेज में कर सकते हैं। पूरा विमेन मैं मेंस जैसे मैं जीएस 1 लिखा, सॉरी फर्स्ट डे हमने ऐसे लिखा, अब पूरा दिन आपका खाली है, अगले दिन जीएस 1 होना है। तो अब मेरे को मैं आ गया हूँ घर पे, सबको 9 बजे पेपर शुरू हुआ, 12 बजे छूटा, घर आते-आते 1 बज गया। तो आपने खाना-वाना खाया, तो आप 2 बजे पढ़ने बैठोगे, तो 2 बजे से लेके आपके रात के 10 बजे तक आप करते हो पढ़ाई, तो आपको जीएस अगले दिन जीएस 1 और 2 लिखना है। तो आपके पास उन 8 घंटे में मान लो आपने 4 घंटे भी पढ़ा, तो आपको 4 घंटे में आपको पूरा जीएस 1 और जीएस 2 रिवाइज़ करना है। अब आप 500-500 पेज के नोट्स बनाओगे तो आप रिवाइज़ नहीं कर पाओगे। तो उसको कंसोलिडेट करके आपको और ब्रीफ में आपको नोट्स बनाने हैं। तो आपके 2 पेजर के विमेन के होंगे, 2 पेजर के आपके ज्योग्राफी के नोट्स होंगे, पॉलिटी के आपके 5 पेज के पॉलिटी के नोट्स होंगे। इसको क्रिस्प कर देना है, हैंडी हैंडी बनाना है। Sir, I am starting my journey in June. What should be my approach to be mains ready by December? अप्रोच ये रहेगी कि आप सिलेबस को देखो और सिलेबस के बेसिस पे इंटरनेट से या किसी टॉपर कॉपी को नोट्स को बेस नोट्स बनाओ और उसमें पीवाईक्यू ऐड करो और उसको मल्टीपल टाइम रिवीजन करो। यही है अप्रोच। सर, हाउ डिड यू एनालाइज पीवाईक्यू फॉर मेंस एंड मॉडल आंसर? पीवाईक्यू को एनालाइज ऐसे किया कि सपोज द टॉपिक इज एग्रीकल्चर, ठीक है। अब एग्रीकल्चर के पिछले 10 साल के सारे जितने भी क्वेश्चंस एग्रीकल्चर पर पूछे गए हैं उनको सेग्रीगेट कर लिया। उसको सेग्रीगेट कैसे किया कि एग्रीकल्चर के भी जो टॉपिक्स है ना वो ऐसे बटे हुए हैं कि सर्टेन मतलब देयर इज अ सप्लाई चेन के बेसिस पे मैंने बना लिया। जैसे कि एग्रीकल्चर में सबसे पहले क्या होगा कि लैंड रिलेटेड इश्यूज क्या है, ठीक है, सीड रिलेटेड इश्यूज क्या है, टेक्नोलॉजी मॉडर्नाइजेशन इश्यूज क्या है, मार्केटिंग रिलेटेड इश्यूज क्या है, फिर पोस्ट मार्केटिंग पोस्ट फार्मिंग पोस्ट हार्वेस्ट के इश्यूज क्या हैं, उसके बाद फार्मर्स रिलेटेड इश्यूज क्या हैं, यही क्वेश्चंस आएंगे और स्कीम्स क्या हैं। यही 6 टाइप के क्वेश्चंस हैं जो एग्रीकल्चर में पूछेंगे। क्रॉपिंग पैटर्न पे भी आ जाता है। अब उसमें देख लिया कि इन 6 टाइप के क्वेश्चंस में पीवाईक्यू में क्या क्या पूछा गया, सबके हमें मिल गए और हमारे पास क्या हो गया, सेट ऑफ क्वेश्चंस आ गए। उन सेट ऑफ क्वेश्चंस के हमने नेट पे जाके सॉल्यूशन देख ली, वो मेरे नोट्स बन गए। उन नोट्स को मैंने अपने मेन नोट्स में इनकॉर्पोरेट कर लिया, उससे मेरे कॉम्प्रिहेंसिव नोट्स कर दिए। तो पीवाईक्यू एनालिसिस का मतलब क्या है, आपने सिलेबस देखा और फिर पीवाईक्यू देखे और आपको ये देखना है कि ये पीवाईक्यू किस पार्ट ऑफ द सिलेबस से आ रहा है। फिर आपको पता चल जाएगा कि कौन सा पार्ट ऑफ सिलेबस इज मोर इंपॉर्टेंट देन दी अदर पार्ट। तो दिस इज व्हाट पीवाईक्यू एनालिसिस इज, ठीक है। हाउ टू स्टार्ट आंसर राइटिंग? आंसर राइटिंग मुझे ऐसा लगता है कि आंसर राइटिंग आप को स्टार्ट करने के लिए ऐसे इतनी कोई जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए। फर्स्ट यू शुड हैव सफिशिएंट कंटेंट, मल्टीपल रिवीजन हो जाने चाहिए। और आंसर राइटिंग से पहले आप आंसर थिंकिंग करो, मतलब कि कोई भी क्वेश्चन को देखो एंड यू जस्ट थिंक व्हाट इफ दिस क्वेश्चन कम्स इन एग्जाम, तो मैं इसमें क्या लिखूंगा। सपोज द क्वेश्चन इज व्हाट आर द इश्यूज विद द गवर्नर, गवर्नर पे क्वेश्चन आ गया, तो आपको आंसर राइटिंग आप लिख कब पाओगे? आप लिख तो तभी पाओगे ना जब पता होगा कि गवर्नर करता क्या है। गवर्नर जो करता है वो आपको पता होगा, तो उसमें जो इश्यूज हैं वो लिख दोगे। आपको पता ही नहीं गवर्नर क्या है, आर्टिकल क्या है, प्रॉब्लम्स क्या चल रही है, एग्जाम्पल्स नहीं पता है, तो आंसर राइटिंग करके कोई फायदा नहीं। तो आपका कंटेंट रेडी होगा, एक बार कंटेंट, बेसिक कंटेंट, ऐसा नहीं है हाई फाई कंटेंट, बेसिक कंटेंट रेडी हो गया तो आप 2-4 पॉइंट लिख लोगे। उसके बाद विद प्रैक्टिस आप की जब आंसर राइटिंग मतलब आंसर ब्रेनस्टॉर्मिंग की आपकी कैपेसिटी बढ़ जाएगी, तो आप उसमें और 4-5 पॉइंट ऐड कर सकते हो। सर, मुझे समझ नहीं आ रहा पीटी में कितना पढ़ूँ और मेंस में कितना। अभी मेंस का पढ़िए, पीटी का जनवरी से पढ़ना शुरू करें। सर, इंटरव्यू की तैयारी कब से करें? इंटरव्यू की तैयारी जब मेंस का जो रिजल्ट आएगा उसमें अगर आपका नाम आता है तब करिए। सर, योर डेली रूटीन एंड एडवाइस फॉर वर्किंग प्रोफेशनल फॉर प्रिपरेशन। डेली रूटीन आई थिंक वर्किंग प्रोफेशनल के लिए, आई थिंक सुबह आप इफ यू कैन टेक आउट सम 2-3 आवर्स, सुबह निकाल लीजिए 2 घंटे, 3 तो नहीं, 2 घंटे सुबह और 2 घंटे अगर आप रात को निकाल सकते हैं, 4 घंटे आप निकाल सकते हैं। तो 1 ईयर तक आपको रिगरस आपको ये करना पड़ेगा परसिवरेंस के साथ, एंड यू विल बी एबल टू एटलीस्ट कंप्लीट योर सिलेबस। एंड देन 1 साल तो आपका एग्जाम साइकिल ही हो जाती है, तो आपको 2 साल के अंदर यू विल बी एबल टू हैंडल द सिलेबस। और फिर एक आई थिंक आप उस स्टेज पे होगे जब आप जो नॉर्मल कंपटीशन है उस लेवल पे आ जाओ, और फिर उसके बाद तो आपकी मेहनत है। सर, जीएस 1 2 3 मेंस के नोट्स क्वेश्चन आंसर फॉर्मेट में बना सकते हैं? हाँ, बनाइए, बना सकते हैं।
सर मेरे को बुक पढ़ने में बहुत टाइम लगता है। हाँ, तो बुक पढ़ने में टाइम लगता है तो जो कोचिंग वाले मस्त बना के देते हैं ना पूरा, वो उसको यूज़ करिए। सर आई कंबाइन टू प्रॉपर नोट फॉर एंथ्रो एंड मेक माइंड नोट एग्जांपल। हाँ, द्विज गोयल, लगिमा मैम आई यूज। ये लगिमा तिवारी, द्विज गोयल, ये जो इनके नोट्स हैं बहुत अच्छे नोट्स हैं। इसमें पीवाईक्यू को इनकॉर्पोरेट करके मल्टीपल रिवीजन करिए, हो जाएगा सफिशिएंट है। बट इसमें द थिंग इज कि आप पीवाईक्यूज को जरूर ऐड करना, बिकॉज नोट्स में बहुत सारी चीजें होती है, वो सारी चीजें काम की नहीं होती। सो व्हाट इज योर स्ट्रेटेजी बिटवीन। हाँ, बिटवीन प्रीलिम्स एंड मेंस मैंने बता दिया है। 50% ऑफ द टाइम आई वाज गिविंग टू ऑप्शनल एंड इथिक्स एंड ऐसे, एंड 50% टू द रिमेनिंग जीएस पेपर्स। आई थिंक 60% में देता था ऑप्शनल इथिक्स एंड ऐसे को। और मैं ज़्यादा मॉक्स नहीं लिखे थे, बस मेरे एक विजन का अभ्यास होता है पूरा। दे टेक जीएस 1 2 3 4 ऑप्शनल, वो और ऐसे वो लेते हैं, वो मैंने दिया था एक टाइम आउट मैनर में। उसके बिना, उसके अलावा मैंने कोई भी वो नहीं दिया, कोई भी मॉक टेस्ट नहीं दिए थे। एंड आई यूज टू ब्रेन स्टॉर्म अलॉट। मैं क्वेश्चंस जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हो गए या फिर टेस्ट मॉक टेस्ट हो गए, उसके क्वेश्चंस पे ब्रेन स्टॉर्मिंग करता था। I used to just jot down certain points कि what I will be writing on these topics if question is being asked। बस उतना करता था मैं, ज़्यादा मैंने आंसर राइटिंग की नहीं है। द रीज़न इज़ कि मुझे ऐसा लगता है कि आंसर राइटिंग करने का फ़ायदा ज़्यादा है नहीं, इफ़ यू आर एबल टू थिंक। आपने, आपके पास क्वेश्चन है, आपके दिमाग में उसका आंसर आपने जनरेट कर लिया कि ओके मैं 1 पॉइंट इसका लिखूंगा, 2 ये लिखूंगा, 3 ये लिखूंगा, 4 ये लिखूंगा, फिर नेक्स्ट हेडिंग डाल के ये लिखूंगा। अगर मैंने दिमाग में सोच लिया तो मैं लिख तो लूंगा ही ना। अब मैंने सोचा ही नहीं है, सोचना ही नहीं आ रहा है, तो मैं लिख के क्या करूँ। तो मेरा मानना यही है, अगर आप सोच सकते हैं तो आप लिख सकते हैं। तो आप सोचना सीखिए। सोचना कैसे होगा, इंटरलिंकेजेस से। इंटरलिंकेजेस कैसे बनेंगे, जब आप मल्टीपल रिविजन करेंगे। सर मेरा पहला प्रेफरेंस आईपीएस है। पर्सनालिटी टेस्ट में कितना फर्क पड़ेगा। कोई फर्क नहीं पड़ता। सर हाउ टू स्टार्ट फ्रॉम फर्स्ट ईयर ऑफ ग्रेजुएशन। ग्रेजुएशन फर्स्ट ईयर से, अगर आपका ग्रेजुएशन सब्जेक्ट ही आपको ऑप्शनल लेना है तो दैट इज़ बहुत अच्छी बात है। तो आप उसको ही अच्छे से प्रिपेयर करिए, तो आपका ऑप्शनल का लोड कम हो जाएगा। और बाकी थोड़ा बहुत न्यूज़पेपर वगैरह पढ़ते रहिए, जनरली जो भी चल रहा है मार्केट, देश और दुनिया में, उसका बस उसकी न्यूज़ रखिए। सर फ्रॉम वेयर यू प्रिपेयर्ड मीन्स पीवाईक्यू, मैंने खुद से बनाए थे। मैं खुद से क्वेश्चन देखता था, और मैं देखता था कि अगर ये क्वेश्चन, मैं ऐसा सोचता था ये क्वेश्चन आ गया है, मैं मीन्स के एग्जाम में बैठा हूँ और ये क्वेश्चन आ गया है मीन्स। तो मैं क्या करता था, मैं सोचता था कि अच्छा है, मैं इंट्रोडक्शन क्या लिखूंगा इसका। मैं कोई भी, अच्छा है बुरा है, मैं लिख देता था, मतलब थोड़ा एक जॉट डाउन करता था सर्टेन पॉइंट्स। देन मैं हेडिंग बनाता था कि मैं नेक्स्ट हेडिंग विल बी दिस, देन मैं पॉइंट्स लिखता था। फिर हेडिंग बनाता था पार्ट 2, फिर पॉइंट्स लिखता था और कंक्लूजन करता था। ये बनाने के बाद मैं फिर किसी टॉपर ने अगर कोई आंसर लिखा हो इससे रिलेटेड, या नेट पर डाल के देखता था, और वहां भी जो भी अच्छा कंटेंट मिलता था उसमें ऐड कर देता था। तो ऐसे मेरे मॉडल आंसर बन जाते थे। पहले, पहली अप्रोच ये रहती है कि यू हैव टू राइट बाय योर ओन। खुद से लिखो, खुद से देखो कि आपके दिमाग में उस क्वेश्चन को लेके क्या क्या मतलब कंटेंट है। एमैक क्या होता है। एमैक, सर फॉर एमैक, अच्छा, एशियन मिडिवल आर्ट एंड कल्चर, ओके, एंड मॉडर्न हिस्ट्री। शुड वन मेक नोट्स फॉर प्रीलिम्स बिकॉज इन लास्ट 15 days। अभी कुछ नोट्स मत बनाओ अभी तो। अच्छा मैं बता देता हूँ, मॉडर्न हिस्ट्री के लिए मंदार पटकी सर का एक चैनल है, टेलीग्राम पे जाना, उनकी है ना एक पीडीएफ है मॉडर्न हिस्ट्री के लिए, बहुत अच्छी है। उसको 30 40 पेज की है, उसको आप यूज कर सकते हो। एशियन मिडिवल एंड आर्ट एंड कल्चर के लिए नितिन सिंघानिया की थी मैंने। एशियन मिडिवल के लिए मैंने ज्यादा कुछ किया नहीं था। सर पीवाईक्यू सॉल्व करने को बोलते हैं प्रीलिम्स के लिए जब भी आप कोई भी टॉपिक करो, बट अगर हम अभी से उनको सॉल्व करेंगे, रख देंगे, तो बाद में तो वो यूपीएससी रेस्पिरेटरी टुवर्ड्स प्री एग्जॉस्ट ही हो जाएंगे। क्या बोल रहे हैं भाई। देखो, मैं जो समझ पाया हूँ मैं बता देता हूँ। पीवाईक्यू सॉल्व नहीं करने हैं। पीवाईक्यू को, जैसे प्रीलिम्स की बात करूँ मैं, तो आपको क्या करना है कि सब्जेक्ट वाइज यू हैव टू सेग्रीगेट ऑल द पीवाईक्यूज। पॉलिटी के सपोज सर्टेन पीवाईक्यूज आर देयर, some 50 PYQs are there in last 10 years। उनको सेग्रीगेट कर लिया, फिर आपको देखना है कि
पॉलिटी में भी किस टॉपिक से पीवाईक्यूज है, जैसे पार्लियामेंट से सपोज 20 क्वेश्चन है, फंडामेंटल राइट से 10 क्वेश्चन है, 10 क्वेश्चन आपके प्रेसिडेंट से हैं, गवर्नर से हैं, आपने सेग्रीगेट कर लिया, आपको पता चल गया अच्छा भाई पार्लियामेंट इज मोर इंपॉर्टेंट देन अदर टॉपिक्स। तो आपको एक तो प्रायोरिटी पता चल जाएगी कि आपको पार्लियामेंट तो अच्छे से करके ही जाना। दूसरा क्या होगा, करके तो सभी जाना है लेकिन पार्लियामेंट पे ध्यान रखना है। दूसरा क्या देखना है कि पार्लियामेंट में क्या पूछा जा रहा है और क्वेश्चन कैसे बन रहे हैं। आपका जो बेस है, जो आपके बेस नोट्स हैं, सपोज बेस नोट आपके प्रीलिम्स के लिए लक्ष्मीकांत है, तो आपने लक्ष्मीकांत में देखा कि जो क्वेश्चन पूछा गया है क्या उसका सॉल्यूशन लक्ष्मीकांत में है तो गुड है, ठीक है, नहीं है तो आपको क्या करना है, उसको ऐड करोगे ना, तो योर पीवाईक्यू विल बिकम योर नोट्स, मतलब वो वैल्यू एडिशन हो जाएगा आपके नोट्स में। दूसरा क्या है, ये तो हो गया फर्स्ट लेयर। सेकंड लेयर इज कि आपको ये भी देखना है कि हाउ यूपीएससी इज मेकिंग अ स्टेटमेंट, जैसे कि वो जो एलिमिनेशन में काम आएगा कि किसी भी क्वेश्चन को रॉन्ग करने का तरीका है, देर इज अ पेक्युलर वे, वो फाइंड आउट करना है कि फैक्ट्स एंड फिगर कैसे डालते हैं, डेट्स कैसे डाल रहा है यूपीएससी, जंबल भी कर देते हैं कभी कभार सेंटेंसेस को। वो सारी चीजें आपको पीवाईक्यू सॉल्व करने से आएंगी। पीवाईक्यू सॉल्व करने का मतलब ये नहीं है कि सॉल्यूशन को पढ़ लिया, देर इज अ लेयर बिटवीन दीज थिंग, एनालाइज करना है आपको कि क्वेश्चन फ्रेम कैसे हो रहा है। ठीक है, प्लीज शेयर योर नोट्स प्री एंड मेंस। प्री के मैंने कुछ कुछ सॉल्व शेयर कर दिए हैं, मेंस के स्कैन करके मेरे को टाइम लगेगा, मैं डाल दूंगा प्री के बाद, देखता हूँ। सर प्री के 10 दिन में प्रेशर कैसे हैंडल करें? प्रेशर प्रेशर हैंडल करने का ये तरीका है कि काम करो, पढ़ते रहो, खाली बैठोगे तो प्रेशर आएगा, खाली मत बैठो। अभी पूरा टाइम इंगेज रहो, खाली बैठना मतलब जिस चीज में जैसे पढ़ने में जोर आ रहा है तो वीडियोस देख लो कुछ यूट्यूब पे, जैसे अभी मैराथन सेशंस चलेंगे, बहुत सारे यूट्यूबर्स हैं, 10-10 घंटे के सेशन चलेंगे, जो इसमें कुछ जो करंट में हाई प्रोबेबिलिटी क्वेश्चंस हैं उनसे रिलेटेड कुछ चीजें आ रही हैं, या फिर आपने अपने शॉर्ट शॉर्ट नोट्स बनाए उनको रिवाइज कर लीजिए। बुक्स के टच में रहेंगे तो प्रेशर नहीं आएगा, और पीवाईक्यू को सॉल्व करते रहिए। पीवाईक्यू आई थिंक टुडे इज 15th, 25 को है ना, तो 10 दिन है, तो एवरी डे 1 साल का पेपर लेना है, बैकवर्ड जाइए 2024 का लीजिए। 100 क्वेश्चन को आप भले ही आपने कर रखे हैं, उसको अगेन यू जस्ट सारे क्वेश्चंस को एक एक बार देखिए, फिर भी आप गलत करेंगे। आपने है ना एक क्वेश्चन को भले ही आपने 10 बार किया होगा, लेकिन उस प्रेशर सिचुएशन में आप उसको गलत करेंगे, तो उसको करिए, पीवाईक्यू को सॉल्व करते रहिए, वीडियोस देखिए और ऑब्जेक्टिवली लीजिए। और तो ये है कि दिस इज अ जर्नी, यू हैव टू बी मेंटली स्ट्रांग इन इट। सर माय अटेम्प्ट इज गोइंग इज कमिंग ईयर 2026, सो बाय व्हेन शुड आई स्टार्ट रीडिंग करंट अफेयर्स? करंट अफेयर्स का ज्यादा टेंशन मत लो यार, स्टैटिक करो, स्टैटिक करने के बाद करंट अफेयर अपने आप हो जाएगा। सर जीएस 1 में ज्योग्राफी के नोट्स कैसे बनाए समझ नहीं आ रहा। सो मैनी कोचिंग्स आर देयर विच प्रोवाइड फ्री बुकलेट्स प्रीलिम्स से रिलेटेड, फ्री टेलीग्राम में भरा पड़ा है। क्यों नोट्स बनाने हैं खुद से? किसी टॉपर के नोट्स ले लो, मेहनत डबल करने में मेरे को आई थिंक यू कैन टेक सम शॉर्टकट्स ले लो, और खुद से बनाने हैं तो नोट्स टेक्स्ट बुक पढ़ो और वहां से शॉर्ट नोट्स बनाओ। अभी टाइम नहीं है ना, नोट्स बनाने बैठोगे तो कैसे चलेगा? हाउ टू स्टार्ट ऐसे प्रिपरेशन फ्रॉम स्क्रैच? ऐसे की प्रिपरेशन अलग से नहीं करनी होती, ऐसे जो आप पढ़ रहे हो GS 1 2 3 4, उसी में से जो कंटेंट होता है वही ऐसे होता है। बाकी यू कैन वॉच सर्टेन स्ट्रेटेजी सेशंस, बहुत सारे अप्रोच होते हैं, जो मैं बता रहा हूँ वही अप्रोच, सिंगुलर अप्रोच नहीं है, देर आर मल्टीपल अप्रोचेस। दूसरी अप्रोचेस से भी लोगों ने बहुत अच्छे अच्छे मार्क्स लाए हैं, 140 130 135 160 भी आए लोग, तो आप देख सकते हो, आपको जो भी टीचर सही लगे उसकी अप्रोच आप अपना सकते हो। सर प्री के ये तो हो गया। essay marks, interview marks, sir, are essay marks and interview marks correlated? No, my essay score is 103 but my interview score is 195, तो कोई कोरिलेशन है नहीं। सर प्री के ला ये हो गया, ये हो गया सर, मुझे यूपीएससी सीएस के लिए थोड़ा गाइड कर दीजिए सर। ओके, हाउ मेनी फुल लेंथ टेस्ट बिटवीन प्री एंड मीन्स टू बी रिटन एज पर योर ओपिनियन? आई थिंक एटलीस्ट 1 साइकिल, मतलब सबका एक एक टेस्ट तो दे दो, ऐसे का एक, GS 1 2 3 4। अगर आपका टाइम मैनेजमेंट खराब है तो आप 3 सेट दो, टाइम मैनेजमेंट अच्छा है तो एक दे दो, बहुत चलेगा। बाकी घर पे बैठ के आप ब्रेनस्टॉर्मिंग कर सकते हो। थैंक यू सो मच सर फॉर गाइडेंस। सर आप दिल्ली में रहकर नहीं, मैंने घर से प्रिपरेशन की है।
दिल्ली कभी गए? हाँ, दिल्ली में गया था मॉक इंटरव्यू देने के लिए और मेंस का अभ्यास लिखने के लिए। सर इकोनॉमिक्स का सोर्स, इकोनॉमिक्स मैंने करी थी मृणाल मृणाल सर से। आपके प्री के नोट्स कहाँ शेयर किए हैं? टेलीग्राम चैनल पे। माय टेलीग्राम चैनल, माय टेलीग्राम चैनल कहना ही, मैं इसमें टाइप कैसे कर सकता हूँ? मेरा टेलीग्राम चैनल आप सर्च कर लीजिए, अभिषेक, मेरा इंस्टाग्राम हैंडल है, वहाँ पे भी मैंने डाला हुआ है। एक सेकंड। सर 1 ईयर के लिए, 2 के लिए टाइमलाइन बना दीजिए। टाइमलाइन यही है, दिसंबर तक मेंस का पढ़िए और जनवरी से प्री का पढ़िए। सर हाउ कैन वी वेरी फ्रॉम अदर इन कंटेंट और वैल्यू एडिशन इन एंथ्रो एज वी गेट? वेरी करने की जरूरत नहीं है, आप बेसिक कंटेंट भी लिख के आओगे ना एंथ्रो में, तो यू विल गेट गुड मार्क्स 270। सब एक जैसा ही लिखते हैं, कुछ ज्यादा अलग नहीं होता। अलग करने जाओगे याद नहीं कर पाओगे, और ज्यादा वैल्यू एडिशन के चक्कर में रहोगे तो जो 270 75 बेसिकली आ जाएंगे ना आपके, वो भी नहीं आ पाएंगे। यूजफुल गवर्नमेंट वेबसाइट, मैंने कोई गवर्नमेंट वेबसाइट वगैरह कुछ नहीं देखी। पीआईबी अगर चाहिए तो पीआईबी यू कैन गो थ्रू। वाई यूपीएससी सर? वाई बिकॉज देर इज ह्यूज डाइवर्सिटी, इट इज अ ग्रेट करियर अपॉर्चुनिटी, देर आर लीडरशिप रोल्स, it is a structured career, and there is a satisfaction in this job. Also there is a social prestige associated with the job। यही रीजन था सर। मैं बीए 1 ईयर में पॉलिटिकल साइंस ले और इकोनॉमी। चलिए ठीक है, मोस्ट ऑफ द डाउट्स आई थिंक आई एम एबल टू हैंडल। रीडिंग स्पेक्ट्रम एंड लक्ष्मीकांत फॉर वेरी फर्स्ट टाइम, आई एम नॉट। अगर आपको स्पेक्ट्रम और लक्ष्मीकांत पढ़ने में दिक्कत हो रही है तो पहले एनसीईआरटी पढ़ लीजिए, तो आपको इजी लगेगा। ऐसे कंटेंट कहाँ से लाएं सर? ऐसे का देखो, ऐसे का कंटेंट GS 1 2 3 4 जो पढ़ रहे हो ना, वही ऐसे का कंटेंट बन जाएगा। स्टिल आपको चाहिए तो मैं एक बार बता देता हूँ अपना। इन 2022 का मेंस आई स्कोर्ड वेरी लो मार्क्स इन ऐसे 88। इन 2023 आई स्कोर्ड 80, सॉरी 90 के आसपास, 88 18 90। एंड इन 2024 आई स्कोर्ड 103। तो जो 103 आए हैं वो भी कोई अच्छे मार्क्स नहीं है, लेकिन जो भी मेरे 15-20 मार्क्स बढ़े हैं उसका कारण ये है कि मैंने इस बार बहुत सारी जो बुक्स हैं उनका, वो मतलब जो सर्टेन बुक्स आई रेड, सर्टेन बुक्स, नॉन फिक्शनल बुक्स, उसके राइटर्स के जो व्यूज थे ना, वो उनको मैंने इनकॉर्पोरेट किया। अब आपको बुक पढ़ने की जरूरत नहीं है, देर आर समरी अवेलेबल ऑन द इंटरनेट। चैट जीपीटी का यूज करके आप जो भी बुक का एसेंस है, जैसे कि एल्केमिस्ट हर कोई पढ़ता है, एल्केमिस्ट में बहुत अच्छी अच्छी बातें लिखी हुई हैं, तो जो भी उसका ऑथर है पोलो कोहेलो, हाँ उनकी, उनका नाम लिख के बता दीजिए कि ही हैज सेड दिस 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 इन द बुक अल्केमिस्ट, एंड इट इज कोरिलेटिंग विद द टॉपिक ऑफ द एसे। तो मेरे को लगता है कि ऐसी चीजें लिखने से थोड़े मार्क्स मार्क्स बढ़ सकते हैं, क्योंकि मैंने सब कुछ ट्राई किया, मेरे मार्क्स नहीं बढ़ रहे थे, तो मैंने ये चीज भी ट्राई कर ली, तो 15-20 मार्क्स बढ़ गए मेरे। सर ऑप्शनल व्हेन प्रिपेयर 6 months shifting to GS particularly for prelims become too difficult, how to manage it? मैनेज सब करना पड़ेगा, किसी से खुद ही करना है। देखो दिस इज अ मैराथन आपको, और एग्जॉस्ट नहीं होना है। धीरे धीरे करिए, जल्दबाजी करोगे तो जो चीज, जैसे मैंने जल्दबाजी की तो मैं सोच रहा था मेरा फर्स्ट अटेम्प्ट में क्लियर हो जाए, तो मेरे को 4 लग गए। तो इसलिए ज्यादा जल्दी नहीं करनी है, धीरे धीरे करिए, शॉर्टकट्स को मत यूज करिए, समझ समझ के करो। शॉर्टकट उसमें यूज करो जहां पे आप कर सकते हो, मतलब जहां पे आपको पका पकाया मिल रहा है वहां करिए। लेकिन जैसे पीवाईक्यू नहीं करना, दिस इज नॉट अ शॉर्टकट, मतलब ये तो करना ही पड़ेगा ना, पीवाईक्यू तो करनी ही पड़ेंगे, सिलेबस के टॉपिक्स छोड़ देना, ये शॉर्टकट नहीं लेना, ये तो करना ही पड़ेगा। इसको करिए, आराम से करिए, और टाइम लेके करिए, प्रेशर मत बनाइए। और आप फर्स्ट अटेम्प्ट में भी क्लियर करते हैं तो भी आपको 2 साल तो लगेंगे, 1 साल प्रिपरेशन का और 1 साल आपका एग्जाम साइकिल का, तो 2 साल तो वैसे ही लग रहे हैं, तो पेशेंस बना के रखना पड़ेगा आपको। कॉम्प्रिहेंसिव स्ट्रेटेजी चाहिए तो ठीक है, मैं अपने टेलीग्राम चैनल पर डाल दूंगा। टेलीग्राम आई विल, ये जो यूपीएससी टाइम्स का दिस इज देयर ना टेलीग्राम, इंस्टाग्राम हैंडल, वो मैं उनको बोल दूंगा, दे विल शेयर माय लिंक ऑफ दिस टेलीग्राम चैनल, एंड टेलीग्राम चैनल पे आई विल शेयर एवरीथिंग। आई थिंक दिस इज सफिशिएंट। हाउ टू मोटिवेट? देखो मोटिवेट तो यार मैं नहीं कर सकता तुम लोगों को, मैं कितना मोटिवेट करूंगा? आज मैं तुमको मोटिवेट कर दूंगा, कल तुम किसी और को देख के मोटिवेट हो जाओगे। तो मोटिवेशन शुड बी इनर, इट शुड कम फ्रॉम विद इन यू, एंड यू शुड नो योर वाई, वाई यू आर
हेयर, क्यों आप यू वांट टू डू यूपीएससी, आपको क्यों करना है, आपको व्हाई, यू हैव टू आइडेंटिफाई योर ओन व्हाई, बिकॉज इतनी बड़ी जर्नी है ना कि आपका अगर मोटिवेशन आपका अंदर से नहीं आ रहा, बाहर का मोटिवेशन है ना, तो वो एक दिन चलेगा, 2 दिन चलेगा, 1 महीना चल जाएगा, लेकिन जब तक वो अंदर से नहीं आएगा तब तक यू विल नॉट बी एबल टू सर्वाइव दिस जर्नी। आप फिर ब्रेक डाउन हो जाएगा, और बहुत सारे ऐसे मोमेंट आएंगे कि आपको लगेगा ये सब छोड़ दो, ये क्या है ये सब। तो उसके लिए जो एक्सटर्नल मोटिवेशन है वो काम नहीं आता, वो इंटरनल मोटिवेशन बहुत जरूरी है। सो sit down, write your thoughts. Why do you want to do this? There are excellent opportunities outside. आप वहाँ जा सकते हो, लेकिन आपको फिर भी ये करना है तो जस्ट यू हैव टू बी क्रिस्टल क्लियर। आपके थॉट्स, आपके एक्शन सब अलाइन होने चाहिए, एंड यू हैव टू पुट एवरीथिंग इनटू इट। आपको सब कुछ लगाना पड़ेगा यहाँ पे, तब जाके देयर विल बी क्लैरिटी, एंड तब आप खुशी से कर भी पाओगे। तब जब स्ट्रेस भी होगा आपको, तो आपको यू विल बी अवेयर कि हाँ ठीक है, मेरे पास ये चीजें मुझे पता थी ये होने वाली हैं, बट माई गोल इज दिस, सो आई एम वॉकिंग टुवर्ड्स इट। और बाकी दूसरा ये है कि लास्ट थॉट, लास्ट चीज मैं बोलता हूँ, इस जर्नी में यू हैव टू कंट्रोल व्हाट इज देयर इन योर हैंड्स। आपके हाथ में क्या है? आपके हाथ में है पढ़ना। रेस्ट ऑफ द थिंग्स कि क्वेश्चन पेपर बहुत ट्रिकी आ रहा है, या फिर मेंटल ब्रेकडाउन हो रहा है, या फिर चीज़ें शेड्यूल डिले नहीं हो रहा है, पेपर मतलब 25 मई को होने वाला है, तो ये सब चीज़ें आपके हाथ में नहीं, आपके हाथ में है पढ़ना। तो आपको पढ़ना है, यू हैव टू कंट्रोल व्हाट इज देयर इन योर हैंड, कंट्रोल द कंट्रोलेबल्स, मैं ये बोलता हूँ। दूसरा क्या है? एक्शन, कॉन्स्टेंटली टेक एक्शंस। थर्ड थिंग इज डिटैचमेंट, इमोशनली ज्यादा अटैच नहीं होना है इस एग्जाम से कि अगर ये नहीं हुआ तो ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, कुछ नहीं होता। हो गया तो भी जिंदगी वैसी ही होती है, और नहीं हुआ तो भी बहुत सारी चीजें हैं। ऐसे दुनिया खत्म नहीं हो जाती है। होता तो सिर्फ 1000 लोगों का है ना, उसमें से भी आईएएस कितने बनते? 180 लोग। तो उसके लेके डिजेक्टेड फील नहीं करना है। यू हैव टू रियलाइज दैट दिस इज जस्ट एन एग्जाम, यू हैव टू डिटैच योरसेल्फ, मतलब ज्यादा जो शोशेबाजी है उसमें ज्यादा ना पढ़ के, यू हैव टू सी थ्रू इट कि व्हाट इज द रियलिटी, व्हाई डू यू वांट टू परस्यू इट, एंड व्हाट यू विल गेट आफ्टर वर्किंग सो मच सो हार्ड, मतलब ये काम करने के बाद आपको क्या मिलेगा। तो दैट थिंग शुड बी क्लियर, योर वाई शुड बी क्लियर, एंड यू हैव टू टेक एक्शंस फॉर द सेम। ठीक है, ओके, इट इज क्वाइट लेट। थैंक यू एवरीवन। देखते हैं बाद में कभी मौका मिलेगा तो आई विल इंटरेक्ट विद यू।